गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th का आज फर्स्ट चैप्टर जो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स है, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको एक रिवीजन के तौर से हेल्प करेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन के तौर से मैंने डेट्स भी प्रिपेयर कर रखी, जैसे कि आप देख सकते हो, जो आपको, अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो भी आपको ये सारा का सारा कंटेंट हेल्प करेगा, और अगर नहीं बनाए हैं तो भी आप इनसे हेल्प ले सकते हो। तो ये आपको हेल्प करेंगे, ना ही सिर्फ अगर आप 12th में हो, अगर आप 12th के बाद अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि क्यूटेट की या किसी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें जनरल अवेयरनेस के तौर से जीके के क्वेश्चंस में भी ये आते हैं, और हिस्ट्री सेक्शन में तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर से और क्लास 12th के तौर से ये चैप्टर और ये नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से ये वीडियो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। ये एक डिस्कशन तौर से रहेगी और नोट्स की पूरी क्विक रिवीजन हो जाएगी। तो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन पे बेस्ड था। हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है। जब तक हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर नहीं हुई थी तब तक हम सोचते थे कि गंगा वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट है, बट जब हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड हुई तो ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया डिस्कवर हो गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं ब्रॉन्ज, क्योंकि उस वक्त के लोग ब्रॉन्ज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। जितनी भी वहाँ से चीज़ें मिली हैं, पॉटरी, फिगर्स, ऑर्नामेंट्स, बर्तन, सामान, उसमें ब्रॉन्ज की चीज़ें हमें मिलती है, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हमें इसकी जो स्क्रिप्ट है हड़प्पा की वो अभी तक डेसिफर नहीं हुई है, तो हमें नहीं पता कि वो लोग क्या लिखा करते थे। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो कुछ इस तरीके से लिखी गई है, मतलब ना लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। तो हमें आज तक समझ नहीं आ पाया है कि इस स्क्रिप्ट में क्या लिखा था। अब आपकी बुक में एक बॉक्स में लेटर और अर्लियर कल्चर की बात की गई है। अर्लियर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये दो अर्ली और लेटर कल्चर्स की बात की गई है। कल्चर क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें, तरीका जो हमें एक एरिया में एक वक्त पे मिलता है उसे कल्चर कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एक एरिया में एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे 2000, इस टाइम में इस एरिया में जो जो चीज़ें मिली हैं उसको हम कल्चर कहेंगे, बट इसी एरिया में 2001 में जो चीज़ें मिली हैं वो एक अलग चीज़ हो गई। तो टाइम और जगह उस बेस पे कल्चर होता है। अब अर्ली हड़प्पा और लेटर हड़प्पा में क्या है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें जब ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, इनसे पहले की भी कुछ चीज़ें हमें मिली हैं, उन चीज़ों को हमने अर्ली हड़प्पा ग्रुप किया है और ये लेटर हड़प्पा के तौर से हमने ग्रुप किया। तो कल्चर जो आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, या अगर हो तो पीडीएफ ही प्रिंट कर लेना, कि कल्चर है जो एक जगह पे एक तरीके की, और टाइम पीरियड और जोग्राफिकल एरिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर से भी पूछा जाता है, वो थे क्यूमिंगम। जब उनको यहाँ पे चीज़ें मिली हड़प्पन साइट पे, तो वो समझ नहीं पाए कि ये हड़प्पा टाइम डिफरेंट है। उस टाइम पे उनको ये चीज़ नहीं समझ आई, और जो उनके पास गंगा वैली सिविलाइजेशन तब थी, उन्होंने इसको वहीं से ही कनेक्ट कर दिया। उनको लगता था कि इंडियन हिस्ट्री जो है ये गंगा वैली सिविलाइजेशन से ही शुरू हो रही है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन एक अलग टाइम पीरियड है, वो ये बात नहीं समझ पाए थे। 1924 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जॉन मार्शल
उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक नई सिविलाइजेशन उन्होंने डिस्कवर की और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो चीज़ें हैं हमें यहाँ पे जो मिल रही हैं वो गंगा वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। हमें हड़प्पा जो सेटलमेंट है, अब जब बहुत सी जो बड़ी बड़ी सेटलमेंट एरियाज है जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, वो सब पाकिस्तान के एरिया में चला गया। तो अब सर्वे और रिसर्च शुरू हुई कि इंडिया में भी हम एरियाज को देखें जहाँ पे इनसे कुछ रिलेटेड है। तो हमें पंजाब और हरियाणा के एरियाज में सिविलाइजेशन के कुछ निशान मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, राखी गई, बनावली, ये सब इंडिया में एरियाज हैं और आज भी हम लोग और नए एरियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल मेजर जो हड़प्पा, मोहनजोदारो, वो सब एरिया है वो पाकिस्तान में चले गए और कुछ शोरतुगई वगैरह अफगानिस्तान के एरिया में है। तो आर्कियोलॉजिस्ट आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब आर्कियोलॉजिस्ट भी इंसान ही हैं। तो वो जो आज उनको चीज़ें पता होती हैं वो उनसे पुरानी चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट नोन जो हमें ऑलरेडी पता है उससे अननोन में जाने की कोशिश करते हैं, तो प्रेजेंट से पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं। इससे एक प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन अराइज होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आर्कियोलॉजिकल जो इंटरप्रिटेशंस हैं, हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस और वहाँ के तौर तरीकों को आज से कनेक्ट करके तब देखने की कोशिश करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो आज हो रहा है लगभग वैसा ही तब भी हो रहा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्या पता बदलाव आया हो। तो ये एक लिमिटेशन के तरीके से उभर के आता है। हमें कुछ अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेराकोटा फिगरिन ऑफ वुमेन, स्टोन स्टैचू ऑफ मैन और यूनिकॉर्न वाली फिगर्स, ये सब हमें देखने को मिला है। एक योगिक पोस्चर भी हमें सील पे देखने को मिलता है जिसे शायद माना जाता है कि वो प्रोटो शिवा, कि शिव जी का ही एक तरीके से वो रूप उस सील पे देखने को मिलता है, वैसा माना जाता है। कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जैसे कि ग्रेट बाथ देखने को मिलता है जो माना जाता है कि किसी रिलीजियस पर्पस से यूज किया जाता होगा। फायर अल्तर, ये इनका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा और ये बहुत जो रॉयल पर्पस के लिए यूज किए जाते होंगे। तो सील्स, स्क्रिप्ट्स, बेट्स और हड़प्पा की सिविलाइजेशन में अगर हम बात करें तो सील्स और जो सीलिंग्स थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती होंगी। जैसे कि एक बैग है, उस पे एक सील लगी है, अगर वो सील इंटैक्ट है, बिल्कुल वैसे ही लगी है, इट मीन्स उसे किसी ने टैम्पर नहीं किया है। लेकिन अगर उसको ब्रेक हो रखी है मीन्स उससे टैम्पर किया गया है। तो सेंडर को ये बताने के लिए कि आपके पास जो सामान पहुंचा है वो बिल्कुल सही है, और दूसरा आइडेंटिटी ऑफ सेंडर, जिसने भेजा है वो कौन है, कहाँ से भेजा है, ये सब बताने के लिए, क्योंकि सील पे इंफॉर्मेशन होती है, एक लोगो सा बना होता है, उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया है पार्सल। तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत हेल्पफुल था। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो आज भी अनडेसिफर्ड है। स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं है, इसमें साइंस बने हुए हैं, एनिमल का साइन है, अलग अलग साइंस बने हैं। लगभग 375 से 400 साइंस हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। जब हम वेट की बात करते हैं तो हमें एक्सचेंज रेगुलेट प्रिसाइज सिस्टम मिलता है। हर जगह पे हमें स्टैंडर्ड वेट्स देखने को मिले, स्टैंडर्ड ब्रिक्स देखने को मिली। तो इससे समझ आता है कि कोई एक अथॉरिटी होगी जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही होगी। यूजुअली जो पत्थर जिससे ये वेट्स बनाए जाते थे, तोलने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो चर्ट से बनाए जाते थे। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट 7 और हायर डिनोमिनेशन फॉलो डेसिमल सिस्टम। तो वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तरीका था जो आपको देखने को मिलता है सिविलाइजेशन में। अगर हम हड़प्पा के लोगों की फूड हैबिट्स की बात करें तो वहाँ के लोग वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को खाया करते थे। हमें कहीं कहीं पे फिश की बोन्स भी मिलती हैं। वीट, मेज, मिलेट, पल्सेस, राइस, ये सब हमें प्लांट्स, इनके आर्कियो बोटैगनिस्ट और जो बोटैगनिस्ट्स होते हैं और जो एनिमल से रिलेटेड होते हैं, वो टर्म मेरे दिमाग से स्किप हो गई।
आर्कियोबोटैगनिस्ट प्लांट की स्टडी करते हैं और एनिमल की स्टडी वाला मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उनके थ्रू हमें ऐसे बोन्स मिली हैं जिनसे हमें एनिमल्स के बारे में पता चलता है, और चर्ड ग्रेन, जो ये सब जले हुए अनाज के दाने, कुछ चीज़ें मिली जिनसे हमें पता चलता है कि ये सब वो चीज़ें खाया करते थे। ऑल्दो हम श्योर नहीं हैं कि हर इंसान हड़प्पा सिविलाइजेशन में खुद ही इनको डोमेस्टिकेट करता था, खुद ही हंटिंग करते थे, या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी होती थी जो हंटिंग करती थी और इनको मीट प्रोवाइड करती थी, ये हमें श्योर नहीं है। टेक्निक्स की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में ऑक्स देखने को मिलती है जो प्लो करने के लिए, खुदाई करने के लिए यूज की जाती होगी, और माना जाता है कि एक टाइम में 2 अलग अलग क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते होंगे। जो सेमी एरिड लैंड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, वहाँ पे हमें कैनाल्स और कुएं देखने को मिलते हैं। सिर्फ मोहनजोदारो में ही 700 वेल्स हमें देखने को मिले थे, वो एक अलग डिस्कशन का इशू हो जाता है, बट फिर भी इरिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट था और हमें उसके लिए रिवर्स, कैनाल्स और वेल्स देखने को मिलते हैं। शर्तुगई वगैरह में भी कैनाल्स देखने को मिली हैं। कुछ जगहों पे शायद अब वो वक्त के साथ हमें नहीं मिलती, बट होंगी ज़रूर। कैनाल्स, वेल्स और ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे। तो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो डिफरेंसेस कुछ होंगे शायद अमंग पीपल। तो इनको समझने के लिए हम बरियल्स, जो लोगों को डेथ के बाद उन्हें दफनाया जाता है, उनके जो बरियल्स मिले हैं, उनके आर्टिफैक्ट से हम देखते हैं कि आर्टिफैक्ट्स, जो चीज़ें हमें मिलती हैं, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है यूटिलिटेरियन और एक होता है लग्जरी। यूटिलिटेरियन वो चीज़ जैसे सपोज स्टोन, कोई सिंपल सा स्टोन जो सॉइल से बना हुआ है, जो मतलब हर जगह पे मिल रहा है, ऐसी चीज जो हर जगह पे बहुत कॉमनली मिल जाती है वो यूटिलिटेरियन होती है। और ऐसी चीज जो हर जगह पे नहीं मिलती, शायद वो कहीं और मिलती होगी और वो कम मिलती है, वो लग्जरी। जैसे फाइंस माना जाता है कि वो एक लग्जरी थी। तो जो चीज कॉमनली मिल रही है, हर जगह पे मिल रही है, वो यूटिलिटेरियन। जो कम मिल रही है और हर जगह पे नहीं मिलती, वो लग्जरी। वैल्यूएबल मटेरियल जनरली जो लार्ज सेटलमेंट जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, वहाँ पे ही मिलते हैं। स्मॉलर सेटलमेंट में बहुत रेयरली मिलते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली या मुंबई में कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिल सकती हैं जो आपको किसी विलेज या कंट्री साइड एरिया पे ना मिले। तो वैल्यूएबल मटेरियल जनरली आपको बड़ी सेटलमेंट जैसे मोहनजोदारो में देखने को मिलेगा। क्राफ्ट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, टॉयज, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। चुन्हुदारो ये एक सेटलमेंट का नाम है, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा है, बट ये एक स्मॉल सेटलमेंट है और माना जाता है कि ये सेटलमेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन के तौर से यूज की जाती होगी। बीड्स बनाने के लिए, शेल को कट करने के लिए, मेटल वर्क करने के लिए, सील मेकिंग के लिए। तो शेल मेकिंग के लिए, वेट मेकिंग के लिए ये चुन्हुदारो सेटलमेंट यूज की जाती होगी। अब आप कह सकते हो कि हम ये इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहे हैं कि ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती होगी, क्योंकि हमें कुछ इनकम्प्लीट बनी हुई चीजें भी वहां पे मिलती हैं और बहुत सारे सेम पॉट्स या बीड्स मिलते हैं। तो अगर कोई घर पे है या फिर कोई रेजिडेंशियल एरिया, तो वहां पे आपको इनकम्प्लीट सामान क्यों मिलेगा, और मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा। बीड्स इतने सारे, सेम तरीके के पॉट्स कोई अपने घर में नहीं रखता। तो ऐसी चीजें हमें वहां पे बहुत ज्यादा मिली हैं, इसीलिए माना जाता है कि चुन्हुदारो जो थी वो एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेटलमेंट थी। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग ये टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू बीड्स बनाए जाते थे। ग्राइंड करना, फिर उनको पॉलिश करना, फिर ड्रिलिंग करना। नागेश्वर और बालाकोट ये 2 सेंटर्स हैं, ये थोड़े सी के पास वाले एरिया में भी हैं, इसीलिए यहाँ पे शेल्स मिलते थे और ये दोनों कोस्ट के पास हैं, तो ये उस चीज में स्पेशलाइजेशन है। स्मॉलर सेटलमेंट्स के अलावा मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी कुछ स्पेशलाइज सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन हैं। क्योंकि देखो, अगर चुन्हुदारो या नागेश्वर, बालाकोट से भी अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है,
फिर भी यहाँ पे कुछ वर्कशॉप की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ में फाइन रिफाइनमेंट करनी पड़ जाए, कोई चेंजेस करने पड़े, बड़ी सेटलमेंट में भी कुछ चीज़ें तो होती ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन है, फ़ोन की प्रोडक्शन सिटीज़ में नहीं हो रही यहाँ पे अभी, लेकिन यहाँ पे उनके सर्विस सेंटर्स तो होते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ठीक करने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से शायद ये ज़्यादा प्रोडक्शन चुन्हू और नागेश्वर बालाकोट में होती है, लेकिन अगर उसमें कुछ ठीक करना हो तो मोहनजोदारो हड़प्पा में भी ऐसे क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स बनाए गए थे। अब ये मटेरियल्स कहाँ से प्रोक्योर किए जाते थे, तो काफ़ी सारे अलग अलग वेज से माना जाता है कि मटेरियल्स प्रोक्योर किए जाते थे। रॉ मटेरियल्स एक स्ट्रैटेजी थी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने की। खत्तरी जो रीजन था राजस्थान में, वहाँ से माना जाता है कॉपर, साउथ इंडिया से गोल्ड, और हड़प्पा के कॉन्टैक्ट्स विद ओमान भी देखने को मिलते हैं जहां से वो कॉपर मंगवाते होंगे। कॉपर की जो वेसल है वो वही कॉपर है, ओमान में हमें वो वेसल देखने को मिलती है जो हड़प्पा से रिलेशन दिखाती है। तो हमें ऐसे कॉपर देखने को मिलता है वहां पे, और इंडिया के हड़प्पा रीजन में भी हमें वो कॉपर देखने को मिल रही है जो ओमान की है। तो इसके कारण हम मानते हैं कि इनमें ट्रेड हुआ करता होगा। हड़प्पा की सील्स जो वेट्स हैं, डाइस, बीड्स, वो हमें दूसरी कंट्री जैसे ओमान, बहरेन, मेसोपोटामिया यहाँ पे देखने को मिलती है। तो माना जाता है कि ये कंटेम्प्रेरी हैं, ये सब उसी टाइम की हैं और इनमें ट्रेड भी होता होगा। तो ये बातें हमें इन चीज़ों से समझ आ पाती हैं, क्योंकि उनके सामान यहाँ पे और यहाँ के सामान वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो काफ़ी प्रॉस्परस माना जाता है। मेन ऑक्यूपेशन जो माना जाता है वो था एग्रीकल्चर। लोग खेती करते थे, एक ही टाइम में 2-2 क्रॉप्स ग्रो किया करते थे। इरिगेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और साथ ही साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, गोट, कैटल, इन सबको डोमेस्टिकेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होगा। ट्रेड भी किया जाता था, इंटरनल ट्रेड भी होते थे, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही एक जगह से दूसरी जगह, जैसे चुन्हू से मोहनजोदारो तक सामान भिजवाया जा रहा है, तो ये इंटरनल ट्रेड है। और एक्सटर्नल ट्रेड भी कैरी किया जाता था, जैसे बहरेन, मेसोपोटामिया से हड़प्पा तक। शिप्स, बोट्स की हमें पिक्चर्स देखने को मिलती हैं सील पे, जो हमें ये बताती हैं कि हड़प्पा का कांटेक्ट काफ़ी दूर दूर के लैंड तक रहा होगा, क्योंकि उस वक्त एयरवेज नहीं था बट शिप्स यूज़ की जाती थी। प्लान टाउन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, अगर हम मोहनजोदारो की बात करें तो ये एक वेल नोन अर्बन साइट मानी जाती है। ऑल्दो हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, लेकिन क्योंकि जब वो डिस्कवर हुई तो हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए थे, तो वहाँ की ब्रिक्स वगैरह ले ली गई, तो वो डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन जो मोहनजोदारो थी वो काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व हो पाई। इसके 2 सेक्शन माने जाते हैं, एक स्मॉलर बट उसका लैंड थोड़ा हायर है, जिसको हम सिटाडेल कहते हैं। ये साइज में छोटा है बट थोड़ा हाइट में ऊपर है। दूसरी तरफ एक बड़ा लैंड है लेकिन वो लोअर है, इसलिए उसको लोअर टाउन कहा जाता है। हड़प्पा जो साइट है उसे प्लान्ड सिटी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जहाँ पे लोगों के घर हैं उनमें एक उनके नीचे आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, और अगर नीचे सीवेज की लाइंस हैं, इसका मतलब पहले वो लाइंस बनाई गई होंगी, उसके बाद ऊपर घर बनाए गए, तो ये प्लान्ड सिटी को दर्शाता है। जो लोगों के घर हैं उनके बिल्कुल बीचों बीच माना जाता है एक आंगन है, लोगों के अपने खुद के बाथरूम्स, ड्रेनेज सिस्टम जो कि प्रॉपरली स्ट्रीट से कनेक्टेड था, तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। और जो मेन डोर होता था उससे डायरेक्ट पूरे घर का व्यू नहीं देखने को मिलता था, इस तरीके से बनाया गया था। कहीं कहीं पे हमें स्टेयर्स भी देखने को मिलती हैं जो बताती हैं कि शायद फर्स्ट फ्लोर भी एग्जिस्ट करता होगा। एस्टिमेटेडली 700 स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, वेयर हाउस और ग्रेट बाथ। 700 वेल्स देखने को मिलते हैं, और पब्लिक पर्पस के लिए वेयर हाउस और ग्रेट बाथ यूज किया जाता होगा, लेकिन लोगों के खुद के घरों में हमें 700 वेल्स देखने को मिलते हैं। और वेल बाहर की तरफ कुछ घर के कॉर्नर में इस तरीके से बनाए जाते थे कि अगर कोई बाहर से भी इंसान आ रहा है और वो पानी पीना चाहे तो वो भी उस वेल को यूज कर सकता है। इस तरीके से उनके स्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया था।
अब इस सिविलाइजेशन जो इतनी प्लान्ड थी, जिसकी ब्रिक्स इतनी स्टैंडर्ड थी, सील्स यूज करते थे, ट्रेड होता था, हर चीज इतनी वेल प्लान्ड थी, उसका एंड कैसे हुआ? तो 1800 बीसी में जो ये मेच्योर हड़प्पन साइट्स हैं ये अबैंडन हुई थी। जब इसके बाद एक्सकेवेशन की जाती है, खुदाई की जाती है, तो हमें उतने प्लान्ड घर नहीं मिलते। जब आप सपोज ये लैंड है, ये यहाँ से आप खुदाई कर रहे हो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको सब कुछ बहुत प्लान्ड मिल रहा है, लेकिन जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, मतलब उसके बाद आपको उतना प्लान्ड नहीं मिल रहा, ऊपर की तरफ इतना प्लान्ड नहीं था। मतलब कि ये अर्ली हड़प्पा, और ये जब हम बाद में बात कर रहे हैं तो ये भी उतना प्लान्ड नहीं है। यही एक टर्म था जिसमें अभी हमने पूरा डिस्कस किया, जो फुल्ली प्लान्ड था। तो जब उसके पहले वाला एरिया भी इतना प्लान नहीं था, और उसके बाद जब ये हड़प्पा सिविलाइजेशन हमें लगता है अबैंडन हो गई, ये सिविलाइजेशन कंप्लीटली वैनिश हो गई। 1900 बीसी में हम देखते हैं कि लोग जो लेट हड़प्पा, ये जो मैं लेट हड़प्पा आपको कह रही थी, इसमें अब लोग रूरल लाइफ जीने लग गए हैं। लोग अब वैसे नहीं जी रहे जैसे मोहनजोदारो एक सिटी है जहाँ पे वेल प्लान्ड है सब कुछ, वो हमें नहीं देखने को मिल रहा था। लोग गांव की तरफ, जो सक्सेसर कल्चर था वो अब उतना प्लान्ड नहीं था। जैसे कि अब हम पहले वाले हड़प्पा से कंपेयर कर रहे थे तो वो उतना प्लान नहीं था। तो हमें पता चलता है कि अबैंडन किया गया, कुछ तो डिफरेंसेस आए। अब इसके रीजंस जो दिए जाते हैं कि ये सिविलाइजेशन क्यों एंड हुई, तो माना जाता है कि शायद क्लाइमेट में चेंज आया हो, डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लड्स आ गए, शिफ्टिंग हो गया रिवर का, रिवर अपनी कोर्स चेंज कर लेती है दूसरी जगह, तो शायद उसके कारण ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप, इनमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है। बट फिर भी हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो एक छोटा एरिया फ्लड आएंगे या कुछ डिस्ट्रॉय होगा, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन कैसे एंड हो गई वो फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी गई तो हम मान नहीं सकते। या तो कोई लार्ज स्केल इन्वेजन हुआ था, डेलिबरेटली कोई लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ, तो किस तरीके से एंड हुआ हम सिर्फ एस्टिमेट और गेस कर सकते हैं, बट हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये सिविलाइजेशन किस तरीके से एंड हुई। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, जो मैं लेट हड़प्पा और अर्ली हड़प्पा समझाई थी, ये वो अगर आप लैंड से नीचे की तरफ खुदाई कर रहे हो तो ये वो एरिया है जो हमें हड़प्पा का मिला, जिसमें हम कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत प्लान्ड था, सब कुछ बहुत सही था। इससे अगर हम पहले अर्ली हड़प्पा की बात करें तो हमें इतना कुछ प्लान नहीं मिलता। और इस पीरियड के बाद जब अगर हम 900 BCE की बात करें तो हमें फिर से सब कुछ रूरल में देखने को मिल रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये एक पार्ट था, ये एंड हुई सिविलाइजेशन। अब एंड क्यों हुई उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं, बट एग्जैक्ट क्या था वो हमें नहीं पता। 1862 में अलेक्जेंडर क्यूमिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। 1921 में DR सहानी ने हड़प्पा को डिस्कवर किया, बट क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी तो ये उतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाई, इसकी ब्रिक्स वगैरह चुरा ली गई थी, ये अच्छे से मैनेज नहीं हो पाई। 1992 में RD बैनर्जी ने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया, ठीक है। और इनके बीच में 1924 में सर जॉन मार्शल ने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कहा जाता है कि वो कितने हजार साल पुराना इंडिया को छोड़ गए कंपेयर टू जितना वो जब आए थे, तो हमें पता था। फिर 1953 में कालीबंगन डिस्कवर किया गया, 55 में लोथल डिस्कवर हुआ, और 68 में डिस्कवर्ड संघल को डिस्कवर किया गया था। तो ये अलग अलग एरिया कब डिस्कवर हुए उसका टाइम फ्रेम है। जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो उसके बाद देखोगे आप कि जो ये वाले एरियाज डिस्कवर किए जा रहे हैं, ये एक तरीके से कोशिश थी हमारे इंडिया में हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएँ हड़प्पा सिविलाइजेशन को, क्योंकि जो मेजर एरियाज थे वो पाकिस्तान में जा चुके थे। तो
धोलावीरा और लोथल और ये सब हम जितनी ज़्यादा डिस्कवर करने की और समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 1 के क्विक नोट्स और टाइमलाइन। अगर आप ये टाइमलाइन और ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहें तो ये आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम जो किंग्स फार्मर्स इन टाउन, जो आपके क्लास 12th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, उसके कुछ रिवीजन नोट्स मैंने बनाए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। लगभग ये आप जो ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये आपको हर ही आंसर में आप ऐड कर सकते हो, उसमें हेल्प करेंगे। हर टॉपिक जो आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंग कुछ छोटे छोटे नोट्स जो मैं अभी डिस्कस करूंगी और फिर मैप के तौर से और पिक्चर्स के तौर से समझा दूंगी आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये सारे नोट्स हैं और एंड में टाइमलाइन भी मैंने प्रिपेयर की है, जो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी। तो अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो आप उनमें कुछ ऐड कर सकते हैं ये सब चीज़ें, और अगर नहीं बनाए तो आप इनसे रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं वहाँ पे इसको डाल दूंगी। अगर इन केस मैं भूल जाऊँ तो कमेंट में मुझे याद दिला देना, मैं इसको डेफिनेटली टेलीग्राम पे डाल दूंगी। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं की पॉइंट्स से। ये जो की पॉइंट्स हैं ये बेसिकली वो बातें हैं जो बिल्कुल ब्रीफ में मैंने डिस्कस कर दी हैं। अगर आप बाद में कोई भी आंसर लिखने चाहें तो आप इनमें से पॉइंट्स को यूज़ कर पाएंगे। तो ये वो की पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले, जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था कि हमें श्योर नहीं था कि क्यों हुआ, क्या रीजंस रहे होंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं पता, बट फिर भी बहुत से अलग अलग जो एस्टिमेटेड आइडियाज थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड हो गई उसके बाद ऋग्वेद कंपोज हुआ इंडस और उसके आसपास की जो ट्रिब्यूटरीज वाला एरिया था वहाँ पे। हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है, आपको पता ही होगा, ऋग्वेद। और इससे पहले लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, बट अब लोग एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स करने लग गए थे। जो डेड को डिस्पोज करने का तरीका होता था उसमें भी एक नई चीज, जैसे मेगालिथ्स, ये एक नया पैटर्न शुरू होने लगा था। 1600 BCE से नई सिटीज और किंगडम्स डेवलप होने लगे थे, शहर बनने लगे थे, और उनको, क्योंकि अब लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूम रहे, अब लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो राजा भी आ गए, लोगों को मैनेज करने के लिए हर चीज चाहिए, तो वो सब 600 BCE से शुरू हो गया था। 600 BCE को मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजन 600 BCE को मेजर टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, या व्हाट आर द फैक्टर्स या जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया जाता है और पूछा भी जाता है। तो उसका फर्स्ट रीजन है ग्रोथ ऑफ 16 महाजनपदास, जो कि किंग्स रूल करते थे मोस्ट ऑफ द महाजनपदास। 600 BCE से लेके 400 BC के बीच में मगध जो था वो सबसे पावरफुल महाजनपदा बन गया था। मौर्य एम्पायर, जिनके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य साम्राज्य को इस्टेब्लिश किया और इसका कंट्रोल अफगानिस्तान और बालूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान में है, वहां तक के एरिया तक इनका कंट्रोल था। 600 BCE की बात हो रही है ये। जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम है जब वो माना जाता है वो रूलर बने, तो ये वाला टाइम फ्रेम 321 BCE माना जाता है। बट उनका कंट्रोल काफी एक्सटेंड हो गया था इस टाइम में, और जो उनके ग्रैंड सन थे अशोक, वो भी एक बहुत फेमस रूलर माने जाते हैं।
जिन्होंने कलिंगा जो कि ओडिशा में, वहां तक अपना कंट्रोल, इमेजिन साउथ से लेके पंजाब और अफगानिस्तान इतने एरिया तक मौर्य एम्पायर का कंट्रोल था। अब हमें ये सब किस के थ्रू पता चलता है, तो जो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं वो हैं स्कल्पचर्स, अशोका के इंस्क्रिप्शन जो उन्होंने पत्थर पे लिखवाया है, और वो जो इनके इंस्क्रिप्शंस मिली हैं चीजें, लिटरेरी सोर्स जैसे कि इंडिका अकाउंट जो मेगास्थनीज ने लिखा वो, और इवन अर्थशास्त्र जो उनके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनके कोट्य या उनके गुरु भी माने जाते हैं, जो कौटिल्य चाणक्य जिनको हम कहते हैं, उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो वो भी आप इसमें मेंशन कर लेना। अर्थशास्त्र इसमें मैंने लिखा नहीं है। और न्यू नोशंस किंगशिप को लेके कि राजा को किस तरीके से होना चाहिए, वो सब कुछ धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में मेंशन किया गया था, और उसके लिए नए नोशंस भी हो रहे थे ऑफ किंगशिप। अब अगर हम 200 BCE की बात करें, 600 से 400 और अब हम 200 पे पहुंच गए हैं, नए चीफ किंगडम सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज हो रहे थे। तो अगर हम साउथ की बात करें तो चोला, चेरिया और पांड्यास जो कि तमिलांकरन कहते हैं, ऑल्सो नोन फ्रॉम संगमा टेक्स्ट, ये हमारा सोर्स है जहाँ से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। ये जो 3 स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग सतवाहनास और शाकास, जिनका कंट्रोल बहुत दूर दूर तक डिस्टेंट ट्रेड नेटवर्क तक था, तो ये लोग ट्रेड में इन्वॉल्व थे, काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में। कुशानास जो 1st सेंचुरी BCE से 1st सेंचुरी CE तक में माना जाता है, इन्होंने भी बहुत वास्ट किंगडम को कंट्रोल किया। सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक इनका कंट्रोल था, मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया लगभग जो ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है पाकिस्तान वाले, सेंट्रल एशिया से लेके जो कश्मीर वाले एरिया तक, वहां तक इन्होंने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था। कश्मीर से थोड़ा पहले पाकिस्तान तक आप कह सकते हो। तो सोर्स जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है वो है इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स। कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब कुशानास की बात होगी, तो ये मैं ऑलरेडी, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, रिवीजन है ये, बट आगे भी कॉइन्स की बात होगी। तो स्कल्पचर्स, ये सब हमें नोशन ऑफ किंगशिप के बारे में बताते हैं। तो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर हमने मौर्य एम्पायर के सोर्सेज देखे थे और अभी हमने इस न्यू किंगशिप के सोर्सेज देखे। अब हम गुप्ता 4th सेंचुरी में, अब गुप्ता डायनेस्टी और गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, तो उनके जो सोर्सेज जिनके थ्रू हमें पता चलता है, तो अगेन हमें कॉइन्स के थ्रू पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति, जिसके थ्रू प्रशस्तिज जो लिखी गई थी उनके थ्रू हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता चलता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि राजा के बारे में उसकी प्रजा, उसके सब्जेक्ट्स क्या सोचते हैं, तो इस बात को पहचानने के लिए, समझने के लिए हिस्टोरियंस ने जो जकाताज और पंचतंत्र की कहानियां हैं, क्योंकि वो आम लोगों की भाषा और बोली में लिखी जाती थी, तो उनके थ्रू ये समझने की कोशिश की है कि आखिर राजा को किस तरीके से ट्रीट किया जाता होगा, लोग उनके बारे में क्या सोचते होंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज की जाती थी। प्लो यूज किया जाता था, वो भी लोहे का, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल, जैसे हमने हड़प्पा टाइम में देखा था कि ब्रॉन्ज का यूज बहुत था, अब आयरन का यूजेज आपको बहुत दिखेगा वेपन बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जो कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करना, वो शुरू हो गया था। और पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए कुएं, टैंक्स और कॉमनली कैनाल्स, लेस कॉमनली, इतनी कॉमन नहीं थी कैनाल्स, फिर भी हमें कैनाल्स के कुछ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। अब जमीन का दान, लैंड ग्रांट्स, वैसे तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि ब्राह्मण्स को किए जाते थे, और दूसरा जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा अपने जो एलाइज थे जो उनको सपोर्ट करते हैं उनका ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए राजा जमीन का दान दिया करते थे। बट लैंड ग्रांट्स मोस्टली हम देखते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या ये जो एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए दी जाती थी। बट कुछ रेयर केसेस में आप देखते हैं कि वुमेन
ने भी लैंड ग्रांट्स दिए हैं, जिनका एक एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्ता। तो वो एक ही हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है, बट स्टिल देखने को मिलता है। नए अर्बन सेंटर्स पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहर, मथुरा ये इमर्ज होने लग गए थे। पाटलिपुत्र तो आपको पता ही है कैपिटल थी, और उज्जैनी में ट्रेड, पुहर में, और मथुरा भी एक रिलीजियस सेंटर था बहुत इंपॉर्टेंट, तो लोग वहां पे ट्रैवल किया करते थे। अलग अलग टाउन्स थे, उनके अलग अलग पर्पसेस है। मथुरा मैंने आपको कहा कि रिलीजियस टाउन है, कहीं से पाटलिपुत्र है वहां पे किंग्स रहते हैं, मर्चेंट्स रहेंगे जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, वॉशिंग फ्लोक्स जो वॉश करते हैं चीजों को, कपड़े धोने वाला वॉशिंग फ्लोक्स, वीवर्स जो कपड़े बुन रहे हैं, स्क्रिबर्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स। तो ये टाउन होते थे जो ये लोग ग्रुप्स में रहा करते थे। तो जो आर्टिसंस और ट्रेडर्स हैं वो ग्रुप में रहते थे, तो उनको गिल्ड्स या श्रीन्स बोला जाता था। जैसे गोल्ड स्मिथ हैं, अब वो पूरा एक ग्रुप है जिसमें सारे सोनहार हैं, सभी गोल्ड स्मिथ हैं, तो वो अपने आप को क्या बोल देंगे, ये हमारा गिल्ड है, ये हमारा ग्रुप है। तो वो ग्रुप में रहते थे, तो इसीलिए उस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को एक नाम दे दिया जाता था। व्यापार होता था, दूर दूर तक व्यापार होता था, अफ्रीका तक, चाइना तक व्यापार होता था। हमारे मसाले तो इतने फेमस थे, हम जानते हैं कि अंग्रेज भी हमारी स्पाइसेस के लिए यहाँ पे आए थे। तो इंडिया की जो स्पाइसेस थी वो बाहर एक्सपोर्ट की जाती थी। हमारे यहाँ जो फाइन मोती होते थे, पर्ल्स होते थे, आइवरी, सिल्क के कपड़े, मेडिकल प्लांट्स जो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा है, तो मेडिसिनल प्लांट्स वो उनके बारे में हमें नॉलेज भी थी आयुर्वेद के कारण, तो ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। अब पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, ये जो सारा सामान इंडिया से एक्सपोर्ट होता था उसके अगेंस्ट जो लोग जैसे हमने हड़प्पा में देखा, ओमान वगैरह से हमें कॉपर वेसल्स मिलती थी या अलग अलग चीजें होती थी, तो बार्टर सिस्टम था। बट विद टाइम कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हुआ, तो पंच मार्क कॉइन्स, सिल्वर और कॉपर के बने हुए कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स वो इश्यू किए थे कुशानास। जैसे मैंने आपको कहा था कि कुशानास का नाम कॉइन्स में भी आगे आएगा, इसीलिए कुशानास की जब भी बात हो तो सोर्स में कॉइन्स जरूर मेंशन कीजिएगा और इंस्क्रिप्शंस। जेम्स प्रिंसेप जो कि ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने अशोका की जो ब्राह्मणी थी उसको डेसिफर किया था 1838 में। इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में एक लिमिटेशन थी, क्योंकि वक्त के साथ क्या होता है कि कुछ जो आगे के लेटर्स हैं वो थोड़े फेड हो जाते हैं, फेंटली इनग्रेव, वो अब आपको उतना क्लियरली पढ़ा नहीं जा रहा, या कोई लेटर मिस हो गया या डैमेज हो गया वो इंस्क्रिप्शन, और हमें एग्जैक्ट मीनिंग जिस कारण उसे लिखा गया था वो भी हम नहीं बता सकते। तो काफी सारी चीजें हैं जो ये लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस का अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप ये सारे फैक्टर्स उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस में लिखना पड़ेगी, अब हमें क्या क्या लिमिटेशंस फील होती हैं, तो फेंटली इनग्रेव्ड, डैमेज्ड, और एक टाइम ऐसा भी था जब हमें ये वाली लैंग्वेज ही डेसिफर्ड नहीं थी, तो वो भी एक लिमिटेशन थी। ऑल्दो वक्त के साथ हमने ब्राह्मणी, खरोस्ती इन सब भाषाओं को डेसिफर कर लिया, तो वो लिमिटेशन फिर हट गई थी। अब आपके चैप्टर से अगर हम हेडिंग वाइज एक बार डिस्कस कर लें तो प्रिंसिप और पियादसी, तो 1830s में जेम्स प्रिंसिप, जिनसे ये प्रिंसिप है, ये ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, इन्होंने ब्राह्मणी और खरोस्ती ये दो स्क्रिप्ट्स थी, इनको डेसिफर किया था, और जो कि हमें हेल्प करती हैं उस टाइम के इंस्क्रिप्शंस और सिक्के वगैरह पढ़ने में। और उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हुए ही जेम्स प्रिंसिप ने देखा था कि किंग को पियादसी के नाम से रेफर किया जा रहा था, और पियादसी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बिहोल्ड, और इसे हर जगह पे जब रेफर किया जा रहा था तो माना जा रहा है कि ये अशोका को ही रेफर किया जा रहा था, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनको वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स बताते हैं अशोका को। अर्लीस्ट स्टेट्स की अगर हम बात करें तो 16 महाजनपद, जैसे कि मैंने आपको ऊपर एक क्विक ग्लैंस में बता ही दिया था, तो 16th सेंचुरी BCE में जो एरा था इसमें अर्ली स्टेट सिटीज ग्रो होने लगी थी। लोहे का इस्तेमाल, जो कि मैंने आपको बताया, वेपन बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए यूज किया जा रहा था, और हमने देखा कि कॉइन्स बनने शुरू हो गए थे। सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने बनाए थे? कुशानास ने। अगर हम अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट देखें तो उनमें भी 16 स्टेट्स महाजनपदास को मेंशन किया गया है। अब हर जगह पे लिस्ट हल्की हल्की चेंज होती है, बट फिर भी ये कुछ नेम जैसे वाजी, मगध,
कोसला, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, ये आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे और मगध का नाम तो आता ही आता है। तो माना जाता है कि ये महाजनपदा 16 महा हैं। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदास हैं। जैसे कि आप ये 600 BC में 16 महाजनपदास के मैप में देख सकते हो। ये कुरु है, गंधार, पंचाल, कोसला, माला, वाजी, काशी, मगध, अवंती, कोसला, कुरु। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदास हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये किंग रूल कर रहा है। बट कुछ महाजनपदास ऐसे भी थे जो गाना या संघा ये रूल कर रहे थे। ये क्या होता था कि जब किंग रूल कर रहा है तो ये एक सिंगल एंटिटी है और यही एक इंसान रूल करता है। बट जब गानास और संघास की बात होती थी तो ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते हैं साथ में मिलके, सबकी बात सुनी जाती है, कलेक्टिवली वो डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें डिबेट्स वगैरह, डिस्कशंस वगैरह होती हैं, फाइनली एक कंक्लूजन तक पहुंचा जाता है। तो वो सारे ग्रुप के लोग अपने आप को राजा ही रेफर करते हैं, राजाज ही रेफर करते हैं। तो ये महाजनपदास में कहीं कहीं पे गाना और संघा वाला रूल भी था। और आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे ही गाना या संघा जो ये हैं, इनमें ही एक जो भगवान गौतम बुद्ध और महावीर, भगवान महावीर जो है जैन के, जिनको बहुत बड़े टीचर माना जाता है, वो भी इन्हीं गानास और संघा से बिलोंग करते थे। अब ऊपर हमने ना एक टर्म पढ़ी थी गिल्ड्स और श्रीन्स। इसके साथ ना मैं गाना और संघा को बड़ा कंफ्यूज करती थी। तो जो गिल्ड्स वगैरह हैं, ये ग्रुप ऑफ आर्टिसंस या मर्चेंट्स जो अपने आप साथ में रहते हैं, वो अपने ग्रुप को, ऑर्गेनाइजेशन को गिल्ड्स या श्रीन्स बोल रहे हैं। लेकिन गाना संघा वो कम्युनिटी है जिसमें लोग साथ में रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग कलेक्टिवली अपने आप को राजा बोलते हैं, साथ में मिल के डिसीजन लेते हैं। अनलाइक जहाँ पे किंग होता है, वहाँ पे एक ही इंसान रूलर है, वो अपने आप को राजा बोलेगा। मंत्री अपने आप को मंत्री बोलेंगे, राजा नहीं बोलेंगे। बट जहाँ पे गाना संघा वाला सिस्टम है, वहां पे वो लोग, बहुत सारे लोग अपने आप को राजा ही रेफर करते हैं। हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल होती थी जो फोर्टिफाइड होती थी। 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स हम देखते हैं ब्राह्मण्स ने जो ये ओरल संस्कृत में, सब कुछ पहले ओरल होता था, फिर उन्होंने इसको रिटन में कंपोज करना शुरू किया था। और जब ये सारी की सारी चीजें कंपोज करनी शुरू की थी तो उसमें उन्होंने धर्म सूत्रा उसको कहा गया था। धर्म सूत्रा में बेसिकली बहुत सी चीजें मेंशन थी, बट उसमें से एक चीज ये भी थी कि राजा को किस तरीके से रूल करना चाहिए, उसके नियम, उसके नॉर्म्स, क्या सही है क्या गलत है, वो सब कुछ लिखा गया था। एक क्षत्रिय से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एक ब्राह्मण से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वैश्य या शूद्र से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, वो सब धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र में मेंशन था। कुछ जगहों पे स्टैंडिंग आर्मीज भी होती थी। स्टैंडिंग आर्मीज यहाँ पे कहीं कहीं पे तो रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज भी मेंटेन की जाती थी। अदर डिपेंड ऑन मिलिट्री रिक्रूटेड वन और मोर, नॉट फ्रॉम पेजेंट्री। कुछ लोग प्रॉपर आर्मीज मेंटेन कर दी जाती थी कहीं कहीं पे होता था कि पेजेंट्स हैं, जब लड़ाई का वक्त आएगा तो यही लड़ लेंगे। तो 16 महाजनपदास में से कुछ इंपॉर्टेंट हमने ऊपर डिस्कस किए थे, बट ये 16 में सबसे इंपॉर्टेंट है मगध। 6th से 4th सेंचुरी BC में मगध, जो कि आज की डेट में बिहार में है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा था। यहाँ इसके इतना इम्पोर्टेंट होने के बहुत सी वजह है। एक तो इसका जगह ऐसे कि वहाँ एग्रीकल्चर बहुत ही बेहतरीन होता था, तो बहुत प्रोडक्टिव था, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये था कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और एनिमल, जैसे कि एलिफेंट। उस वक्त ना एलिफेंट्स को वॉर के लिए, आर्मी में फाइट के लिए यूज़ किया जाता था, तो एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, तो वो यहाँ पे हमें बहुत इजीली मिल सकते थे। तीसरा, जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ से फ्लो करती हैं, तो चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, ट्रेड आप गंगा के थ्रू कर सकते हो। तो गंगा जो मगध है, उससे 4th रीजन है कि यहाँ के जो लीडर्स थे वो बहुत पावरफुल थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मा, नंदा, जिनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए नंदा डायनेस्टी के बाद। तो ये बेस्ट रूलर्स और इनके मिनिस्टर्स भी बहुत अमेजिंग थे, इन्होंने भी हेल्प किया मगध को ग्रो करने में। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। और इसके बाद फिर राजगिर, जो कि प्रकृत में टर्म होती है राजगिर, ये भी बिहार में है, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध इनिशियली,
बट 4th सेंचुरी में कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया था, जो आज की डेट में पटना में है। तो ये 5th पॉइंट है। राजगृह थी पहली कैपिटल। हमने देखा है जो ये जनपदास होते हैं इन सब की अपनी एक कैपिटल होती है। तो जो मगध थी उसकी कैपिटल कौन सी थी? राजगृह। बाद में कौन सी हो गई थी? पाटलिपुत्र। तो ये 5 पॉइंट्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए मगध के बारे में फीचर्स या एक्सप्लेन करो उसकी इंपॉर्टेंस, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। एंड अर्ली एम्पायर, मगध जो था इसकी ग्रोथ मौर्य एम्पायर की ग्रोथ से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था, उन्होंने अफगानिस्तान और बालूचिस्तान तक कंट्रोल किया, और उनके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने ओडिशा में जो कलिंगा है, कलिंगा वॉर हम सबको पता है, जो उसके बाद उन्होंने वॉर लड़ने छोड़े, बट जो कलिंगा में उन्होंने जीत लिया तो उनके वहां तक मौर्य एम्पायर का कंट्रोल हो गया। सोर्सेज जिनके थ्रू हमें पता चलता है वो है अकाउंट्स ऑफ मेगेस्थनीज, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी इंदिका, और तो ये पहला सोर्स है। दूसरा है अर्थशास्त्र, जो कि प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य, या फिर उनको चाणक्य भी कहा जाता है, जो कि माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे और उनके गुरु भी माने जाते हैं। तीसरा सोर्स लेटर, जो बुद्धिस्ट, जैन और पुरानिक लिटरेचर टेक्स्ट हैं, इनमें भी हमें चीजें मिलती हैं। और 4th जो अशोका ने पिलर्स और इंस्क्रिप्शंस जो गढ़वाया है, पत्थरों पे लिखवाया है, पिलर्स पे लिखवाया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सोर्स है। अशोका ने जब कलिंगा वॉर के बाद से वॉर लड़ना छोड़ दिया था, तो उन्होंने बुद्धिज्म काफी ज्यादा, वो बुद्धिज्म से इम्प्रेस थे, उन्होंने धामा स्प्रेड करना शुरू किया था। अशोका ने इंस्क्रिप्शंस जो वो पत्थर पे लिखवाते थे उसको यूज किया था लोगों तक धामा को समझने में और उस बात को पहुंचाने में। इस धामा में उन्होंने ये कहा था कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए एल्डर्स की तरफ, जेनरोसिटी होनी चाहिए ब्राह्मण्स की तरफ, और जो भी दुनिया को छोड़ देते हैं हमें उनकी तरफ भी रिस्पेक्टफुली देखना चाहिए। अपने स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, काइंडली ट्रीट करना चाहिए। हमें हर धर्म को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर इंसान के ट्रेडिशंस को, चाहे वो हमारे से अलग ट्रेडिशन या धर्म फॉलो करता है तब भी हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो भी लोग रह रहे हैं दुनिया में हमें उनकी वेल बीइंग इंश्योर करनी चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स थे। फिर अशोका ने स्पेशल ऑफिसर्स जो धामा को स्प्रेड करें वो अपॉइंट किए, जिनको धामा महामता कहा जाता था। ये क्या करते थे? ये एक एक जगह पे जाके लोगों को धामा के मैसेजेस के बारे में बताया करते थे। अब अगर हम अशोका के एडमिनिस्ट्रेटर, जो वो पूरे एक जगह से मैनेज कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिंग सेंटर्स की बात करें तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हैं। तो पाटलिपुत्र तो कैपिटल है। प्रोविंशियल सेंटर्स तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रॉन्गेस्ट तो जाहिर सी बात है कैपिटल में होगा और इन प्रोविंसेस में होगा। जो तो तक्षशिला और उज्जैन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। स्वर्णगिरी, जिसका मतलब होता है सोने की माउंटेन, सोने का पहाड़, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सोने की एक माइन थी वहां पे कर्नाटका में। साउथ में आपको पता ही है बहुत सारी ऐसी माइंस हैं जहाँ से सोना मिलता है। तो स्वर्णगिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोने की माइन थी। कम्युनिकेशन जमीन से और रिवर दोनों जगहों से होता था एम्पायर में। मेगेस्थनीज ने अपने बुक में मेंशन किया है कि कमेटी होती थी और उसके अंडर 6 सब कमिटीज हुआ करती थी जो हर काम में एक दूसरे की हेल्प किया करती थी। 19th सेंचुरी में मौर्यन एम्पायर को एक बहुत मेजर लैंडमार्क एम्पायर माना जाता है और कॉलोनियल रूल के टाइम में भी नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे हमारे 20th सेंचुरी में, वो अशोका को एक इंस्पायर की तरह देखा करते थे और सजेस्ट करते थे कि हमारा देश का रूल इतना पावरफुल था और लोग इतने रूलर्स और अडेप्टेड ग्रैंडियस टाइटल्स, उन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स अडॉप्ट किए थे। तो वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। न्यू नोशंस ऑफ किनशिप, तो अगर हम 2nd सेंचुरी की बात करें तो नए किंगडम्स आने लग गए थे। अगर हम चोलास, चेरियास, पांड्यास की बात करें तो तमिलांकरन, जो कि तमिल कंट्री जो उसको पहले तमिलांकरन कहा जाता था, जिसमें आज की डेट का आंध्र प्रदेश, केरला और कुछ एडिशन ऑफ तमिलनाडु, इन जगहों को इंक्लूड किया जाता था। तो ये देखो, ये है एरिया ऑफ चोलास, चेरियास और पांड्यास।
इसकी बात हो रही है। मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग सतवाहना जिन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे रूल किया, और शाका जिन्होंने सेंट्रल एशिया में रूल किया, उन्होंने भी अपना इस्टेब्लिश किया रूल। और रेवेन्यू उनको कहाँ से आता था? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से। तो हम मान सकते हैं कि ट्रेड एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा होगा। डिवाइन किंग्स, किंग्स हमेशा अपने आप को गॉड से कनेक्ट करते थे। ये चीज हमने बहुत सारे किंग्स के साथ देखी है। तो किंग्स अपने आप को हाई स्टेटस देने के लिए, अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने के लिए टाइटल्स दिया करते थे। कुशानास ने अपने रूल काफी एक्सटेंड किया, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक वो पहुंचे। तो उन्होंने अपने आप को टाइटल्स दिए, जैसे देवपुत्र। देवपुत्र का मतलब क्या है? देव का पुत्र, सन ऑफ गॉड। उन्होंने अपने स्टैचूज इंस्टॉल किए श्राइन्स में। तो इस तरीके की उन्होंने चीजें की अपने आप को गॉड की तरह दिखाने के लिए। 4th सेंचुरी में जब गुप्ता एम्पायर की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेट्स जो थी वो समंताज पे डिपेंडेंट थी। समंताज वो लोग होते थे जो लोकल रिसोर्सेज को मेंटेन करते थे और उनका जमीन पे कंट्रोल होता था। फॉर एग्जांपल जैसे ये गुप्ता एम्पायर के हेड है, इस वक्त गुप्ता रूलर हैं। अब इनके नीचे जो एक एक अलग अलग इन्होंने समंतास को अपॉइंट कर दिया एक एक रीजन के लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज इकट्ठे होंगे वो ये समंता कलेक्ट करेगा और कुछ रिसोर्सेज वो किंग को दे देगा, बट कंट्रोल इन पे हमेशा समंतास का है। बट ऑब्वियसली किंग ऊपर तो है, बट कभी कभी ये लोग इतने पावरफुल हो जाते थे कि ये अपने आप को किंग के रूल से अलग कर लेते थे। प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, ये माना जाता है संस्कृत में हरिसेना ने कंपोज किया था, जो कि समुद्रगुप्त, जिन्हें एक बहुत ही पावरफुल गुप्ता एम्पायर का रूलर माना जाता है, उनके दरबार में हरिसेना एक पोएट थे जिन्होंने उनकी प्रेज में हरिसेना ने लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में। अब पॉपुलर परसेप्शन, एंथ्रोपी, अब अगर हम जकाताज और पंचतंत्र देखें तो इसमें हमें किंग और उनके सब्जेक्ट्स के रिलेशंस के बारे में पता चलता है। जैसे कि एक स्टोरी है गततिंदु जताका, इसमें हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट्स कितने परेशान थे अपने किंग से, जो इतने टैक्सेस लगाता था उनके ऊपर, और बाद में वो सब उस एरिया को छोड़ के चले गए। तो ये सब हमें पता चलता है कि कहीं कहीं पे इतने अच्छे रिलेशंस किंग के साथ नहीं होते थे उनके सब्जेक्ट्स के, जैसा हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है। कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाता था कि हम ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकें, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा टैक्सेस उतने ज्यादा आएंगे, तो इसीलिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती थी। शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर हुआ, आयरन प्लो यूज किया जाने लगा, ट्रांसप्लांटेशन होता था जिससे पैडी बहुत ज्यादा ग्रो होने लगा। एक अलग दूसरी स्ट्रैटेजी थी जो थी इरिगेशन के लिए कुएं, टैंक्स, कैनाल्स इतने ज्यादा नहीं देखने को मिलते, फिर भी कहीं कहीं पे हमें कैनाल्स भी देखने को मिलते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर में, लेकिन ये बेनिफिट सबको इक्वली नहीं मिला। अगर हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की स्टोरी देखें तो स्टोरीज ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एक गहपति टर्म यूज करते हैं। ये एक पाली टेक्स्ट डेजिग्नेट किया गया है, और तमिल लिटरेचर भी इसको गहपति, मतलब जिसके पास लैंड का ओनर है, विल्लर, प्लोमैन, और ये बेसिकली जैसे कैटेगरीज दी गई हैं। लैंड ओनर सबसे ऊपर है, उनको विल्लर भी कहा जाता है। फिर प्लोमैन जिनके पास जमीन नहीं है बट उस पर काम करते हैं। फिर तीसरे हैं स्लेव्स जो गुलाम है एक तरीके से। तो ऐसे तमिल लिटरेचर में, पाली में आपको डिविजन्स देखने को मिलते हैं। तो गहपति जिसके पास जमीन है, तो ऐसे उसके बाद फिर सेकंड और थर्ड कैटेगरी, तो आपको ये कैटेगरीज देखने को मिलेंगी बेस्ड ऑन लैंड। ये चीज आपको पाली लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी, ये चीज आपको तमिल लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगी। अब अगर हम ग्रांट्स की बात करें जमीन की, तो वुमेन का इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं दिखाया जाता, बट जैसे मैंने आपको बताया प्रभावती गुप्ता की एक्सेप्शन है जो हमें देखने को मिलती हैं। टाउन्स और ट्रेड की अगर हम बात करें तो पाटलिपुत्र जो था उसका रिवर रूट भी था, तो लैंड और रिवर दोनों से कम्युनिकेशन होता था। कोस्ट के भी नियर था, सी रूट बिगेन, और जो कुछ सिटी जैसे मथुरा हैं वो कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी यहाँ पे। तो अब हम देखें तो हमें एक्सकेवेशन, जब खुदाई हुई तो हमें काफी सारी फाइन पॉटरी, बाउल्स, डिशेस, ये सब देखने को मिला, और हमें एक बड़ा ग्लॉसी सी फिनिश वाला एक नॉर्दर्न ब्लैक
पॉलिश वेयर मिला, जो कि माना जाता है कि शायद जो बहुत अमीर लोग होंगे वो इसको यूज करते होंगे। जैसे ये देख सकते हो आप पिक्चर में, ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर माना जाता है ये अमीर लोग यूज करते होंगे। इसके अलावा हमें बहुत सारे हथियार, वेपन, आइवरी ये सब देखने को भी मिलता है। अब अगर हम रूट्स की बात करें तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कारवां, बुलक कार्ट्स और पैक ऑफ एनिमल्स का यूज किया जाता था। कुछ लोग पैर से चलते थे तो कुछ कारवास के थ्रू। जो स्पाइसेस जैसे कि खासकर काली मिर्च, पेपर, ये रोमन एम्पायर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड रखती थी। इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था अरेबियन सी टू द मेडिटेरेनियन, वहां के थ्रू इसको रोमन एम्पायर तक पहुंचाया जाता था। इसके बदले इनको कॉइन्स दिए जाते थे, तो कॉइनेज शुरू हुई। पंच मार्क कॉइन हमें सिल्वर, चांदी और कॉपर के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सोने के जो कॉइन्स थे वो कुशाना डायनेस्टी में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऐसे कॉइन्स जिन पे नाम और इमेज ऑफ रूलर, राजा की शक्ल भी है, उस पे इमेज बनी हुई है, वो हमें इंडो ग्रीक्स में देखने को मिलते हैं। गोल्ड कॉइन में आपको बता ही दिया, कुशानास के टाइम पे देखने को मिलता है। और सबसे मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स माना जाता है गुप्ता रूलर्स ने इशू किए थे। कॉइन्स हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा, कुछ ट्राइबल रिपब्लिक जैसे पंजाब और हरियाणा के एरिया की, वो भी कॉइन्स खुद की इशू करते थे। हमें रोमन कॉइन्स सर्दर्न इंडिया में देखने को मिलते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि नेटवर्क ऑफ ट्रेड होगा, कुछ तो होगा कि जिसके थ्रू ये कॉइन्स वहां तक आए हैं। ऑल्दो ये क्लियर नहीं है क्योंकि साउथ इंडिया रोमन एम्पायर का हिस्सा तो नहीं था, तो बट ट्रेड, ये क्लोज कनेक्शंस थे, तो हमें ये एग्जैक्टली नहीं पता, बट फिर भी हम ये मानते हैं कि ट्रेड तो होता ही होगा। अब जो इंस्क्रिप्शन जैसे ब्राह्मणी और खरोस्ती, हाउ आर इंस्क्रिप्शन डेसिफर? मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स हैं वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में जो हमें डिराइव होती हैं वो ब्राह्मणी से डिराइव होती हैं। एक स्क्रिप्ट जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस ने यूज की है, ये जो काफी साल लगे इसको, बट फाइनली जेम्स प्रिंसिप ने इसको डेसिफर किया 1838 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1838 में ब्राह्मणी को डेसिफर किया गया। खरोस्ती भी ये इंस्क्रिप्शन नॉर्थ वेस्ट में, वहां पे इस भाषा में हमें लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। और जो इंडो ग्रीक किंग्स के सिक्के हैं उन पे भी हमें ये देखने को मिलता है। तो जो सिक्के हैं उन पे ग्रीक में एक तरफ लिखा है किंग का नाम और दूसरी तरफ खरोस्ती में लिखा है, खरोस्ती स्क्रिप्ट में, इसलिए खरोस्ती पढ़नी भी जरूरी थी। यूरोपियन स्कॉलर्स ने कंपेयर किया और खरोस्ती इंस्क्रिप्शन को एज प्राकृत एंड पॉसिबल हो पाया उसके थ्रू, प्राकृत से जब उन्होंने उसे कंपेयर किया कि वो पढ़ पाए उस चीज को। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, बट वक्त के साथ इन्होंने ये चीज की। अब इन सब चीजों के एक लिमिटेशंस जो हैं वो हैं टेक्निकल लिमिटेशंस, कि वक्त के साथ इंस्क्रिप्शन डैमेज हो गए, लेटर्स मिसिंग हैं, और इतना इजी नहीं होता एग्जैक्ट मीनिंग समझना कि उस वक्त किस मीनिंग से उस चीज को लिखा गया। थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो हमें मिले हैं, बट कितनी तो डिसिफर नहीं हो पाई, उसकी भाषा पब्लिश नहीं हुआ या ट्रांसलेट नहीं हुआ। जैसे हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो हमें आज भी हम डिसिफर नहीं कर पाए। एपिग्राफी अलोन हमें सिर्फ फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती उस वक्त की। तो हिस्टोरियंस हमेशा पुराने और नए एविडेंस को क्वेश्चन करते रहते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि उस वक्त ये किस पर्पज से लिखा गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन की बातें देख लेते हैं। महाजनपदा जिसमें 16 बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उसमें 600 से 700 BC में ये शुरू हुए। अशोका का रीन 269 से 231 तक माना जाता है। 201 में कलिंगा वॉर लड़ी गई थी। 1784 ये वो टाइम है जब एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की गई थी। 1810 में कॉलिन मैकेंजी ने लगभग 8,000 इंस्क्रिप्शंस जो संस्कृत में थी उन्हें कलेक्ट किया था, और द्रविडियन लैंग्वेज वाली। 1838 में डेसिफर किया था ब्राह्मणी को जेम्स प्रिंसिप ने। 1877 में अलेक्जेंडर क्यूमिंघम ने अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पब्लिश किया, और 1888 में फर्स्ट इशू ऑफ एपिग्राफिया इंडिका, वो 1888 की बात है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम लाइन्स थी, जो डेट्स थी, जो मुझे लगता है आपको इसमें ये वाली चीज, ये इतना अगर पता हो तो ठीक है। कलिंगा वॉर, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला, तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप डिटेल्ड जो मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने पूरी एनसीईआरटी बुक से समझाया है, आप वो भी रेफर कर सकते हो। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम हिस्ट्री क्लास 12th के सारे चैप्टर्स के नोट्स डिस्कस कर रहे थे, जिनकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। तो आज हम थर्ड चैप्टर जो कि किनशिप कास्ट इन क्लास है उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर की जो ये पीडीएफ है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप ये वहां से ले सकते हो। काफी पॉइंट्स मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, लगभग पूरे चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये आपके लिए गो थ्रू के तरीके से हेल्प करेगा। अगर आप चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक रिविजन हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे नोट्स की एक रिविजन। तो महाभारत जो है इसमें अर्ली पीरियड के बारे में ये हमें बहुत कुछ बताती है। जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं इनको यूज किया जाता है बाय हिस्टोरियंस, जिनके थ्रू हमें उस टाइम के सोशल बिहेवियर, नॉर्म्स, क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी, उन सब के बारे में हमें पता चलता है। टेक्स्ट लाइक महाभारत हमें सोशल हिस्ट्री बताने में बहुत हेल्प करते हैं। महाभारत एक कोलोसल एपिक है जो कि लगभग 1,00,000 वर्सेस यानी कि छंद में उसको डिपिक्ट किया गया है। ये एक रिचेस्ट टेक्स्ट है सब कॉन्टिनेंट पे। लगभग ओवर 1000 ईयर्स अगो ये कंपोज किया गया था। इसमें स्टोरीज हैं और अलग अलग जो हमें उस टाइम के बारे में बताती हैं। जो मेन सेंट्रल स्टोरी है महाभारत की, वो 2 कजन्स के बीच में जो लैंड और पावर के लिए फाइट हुई थी उसके आसपास पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। महाभारत के क्रिटिकल एडिशन की बात करें, ये एमसीक्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 में एक इंडियन संस्कृतसिस्ट थे वीएस सुक्तांकर, उनकी एक टीम थी जिन्होंने महाभारत के अलग अलग एडिशंस को सर्च किया था। इनिशियली हमें मैन्युस्क्रिप्ट जो मिली थी महाभारत की वो संस्कृत में थी, फिर हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अलग अलग देश के हिस्सों में मिलने लग गई थी मैन्युस्क्रिप्ट और वर्सेस। अल्टीमेटली उनमें से कुछ कॉमन को सेलेक्ट किया गया और पब्लिश किया गया, जो कि लगभग 13,000 पेजेस में, और 47 इयर्स इस प्रोजेक्ट में लगे थे। कुछ कॉमन कंपोनेंट्स थे जो आपको संस्कृत वर्जन, तमिल और कश्मीर वगैरह में मिलेंगे, लेकिन हर जगह के रीजन के हिसाब से भी वेरिएशन था। रीजनल वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगा। हर एक मेन टेक्स्ट में फुट नोट्स में ये चीज दी गई थी। रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस ऑफ अर्ली सोसाइटी। अगर हम फैमिलीज की बात करें तो किन फ्लॉक्स एक नेटवर्क तरीके से कहा जाता है। फैमिली एक लार्ज नेटवर्क का हिस्सा होती थी, रिलेटिव्स भी फैमिली का ही हिस्सा होते थे, और एक टेक्निकल टर्म किन फ्लॉक यूज की जाती थी सबके लिए। There was a vary in terms of number of members in relation with one another, और kind of activities वो शेयर करते हैं, उनकी रिलेशनशिप ये एक जगह दूसरी जगह पे एक फैमिली टू फैमिली भी वेरी करता था। जो एक ही फैमिली के होते थे ऑफन वो लोग खाना, रिसोर्सेज, पानी साथ में रहते थे, रिसोर्सेज शेयर करते थे और रिचुअल साथ में परफॉर्म किया करते थे। नेचुरल जो फैमिली टाइज होते थे, जो फैमिली रिलेशंस होते हैं, इनको नेचुरल और खून का रिश्ता माना जाता था। अब कुछ सोसाइटीज में जो कजन्स होते हैं उनको भी ब्लड रिलेशन माना जाता है, जबकि कुछ सोसाइटीज में ऐसा नहीं माना जाता है।
अर्ली सोसाइटीज में हिस्टोरियंस ने जो एलीट फैमिली है उनके बारे में तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है। ये केस तो आपको सॉरी ये केस तो आपको पूरी हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि जो एलीट फैमिलीज हैं उनके बारे में तो हमें बहुत इजीली पता चलता है, बट जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनके बारे में जानना कि ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ कैसी होती थी वो जानना थोड़ा मुश्किल होता है। रूल्स ऑफ पैट्रिलिनी, पैट्रिलिनी का मतलब ये होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो फादर है उसके बाद उसका सन, फिर ग्रैंडसन और फिर ग्रेट ग्रैंडसन, ऐसे ही वो राजा बनते रहेंगे। मैट्रिलिनी क्या होता है? डिसेंडेंट ट्रेस थ्रू मदर, मदर के थ्रू डिसेंडेंस ट्रेस की जाती है। एट वन लेवल हम ये देखते हैं कि जो महाभारत है वो पैट्रिलिनी है, क्योंकि हमने देखा पावर और लैंड की लड़ाई हो रही है, बट पावर में क्या हो रहा है कि फादर के बाद सन या उसका ब्रदर यही पावर में आ रहे हैं, तो ये पैट्रिलिनी सोसाइटी को दर्शाता है। हमें लैंड और पावर के ऊपर लड़ाई दिखती है दो कजन्स में, जो कि कौरव्स और पांडव्स थे, और वो एक ही सिंगल फैमिली कुरुस से बिलोंग करते। जैसे कि मैंने आपको भी पीछे बताया कि कहीं कहीं पे कजन्स को ब्लड रिलेशन माना जाता था और कहीं कहीं पे नहीं माना जाता था, तो इस केस में कजन्स को ब्लड रिलेशन माना जाता था। तो लीनिएज थी जो कि कुरु एक बहुत डोमिनेटिंग महाजनपदा नहीं जनपदा था, एक वन ऑफ द जनपदा, और वहां के ये दो कजन्स थे कौरव्स और पांडव्स, जिनके पावर के लिए उनके बीच में लड़ाई हुई थी। पैट्रिलिनी की अगर हम बात करें तो जो भी फादर के रिसोर्सेज हैं वो फादर की डेथ के बाद सन क्लेम करता है। मोस्ट ऑफ दी रूलिंग डायनेस्टीज जो आप 6th सेंचुरी के बाद से देखोगे वो इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं कि या तो सन फॉलो करेगा, मतलब फादर के बाद सन, अगर सन नहीं है तो ब्रदर, ये वन एंड अदर, यही किंग्स मैन जो हैं, यही जो गद्दी है, थ्रोन है, उसे क्लेम करते थे। बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे कि प्रभावती गुप्ता, जहां पे हमें दिखता है कि वुमेन के पास पावर थी, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम पैट्रिलिनी की बात करें तो ये फैमिलीज में यूनिक नहीं है, एलीट फैमिलीज में, ऑर्डिनरी फैमिलीज में भी पैट्रिलिनी ही फॉलो की जाती होगी। अगर हम मैरिज की बात करें तो दो सिस्टम ऑफ मैरिज हैं, एक एंडोगेमी और एक्सोगेमी। मैरिज जो विद इन द किन फ्लॉक्स, यानी कि जो हम फैमिली मान रहे हैं, कजन्स वगैरह, उन्हीं में ही जब हो जाए तो वो एंडोगेमी होती है, और मैरिज जब आउटसाइड द किन हो उसको एक्सोगेमी कहते हैं। ये ना इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट से ना कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैरिज विद इन द किन, और ऑप्शन में आपको एंडोगेमी और एक्सोगेमी दोनों दिए जाएंगे, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि विद इन में एंडो और आउटसाइड में एक्सो। लाइव्स ऑफ यंग गर्ल्स और वुमेन जो थी वो बहुत केयरफुली मेंटेन की जाती थी, और उनकी राइट टाइम पे उनकी शादी कर दी जाती थी एक राइट पर्सन से, और एक कन्यादान का सिस्टम, गिफ्ट ऑफ डॉटर, जो कि एक रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर माना जाता था, वो भी उससे अराइज हुआ था। 3 तरीके की मैरिज होती थी, एक मोनोगेमी, एक पॉलीगेमी और एक पॉलीएंड्री। मोनोगेमी में क्या होता था कि ये प्रैक्टिस वेयर अ मैन इज हैविंग वन वाइफ, वन मैन एंड वन वाइफ। पॉलीगेमी में क्या होता था, या पॉलीगिनी, इसमें प्रैक्टिस अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, जो कि किंग्स वगैरह फॉलो करते थे। और पॉलीएंड्री होता था कि अ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, जैसे द्रौपदी जो हमने महाभारत के केस में देखा। पॉलीएंड्री हमें कम देखने को मिलता है, बट फिर भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर हम 500 BCE से बात करें तो जो मैरिज की जो नॉर्म्स हैं कि क्या मैरिज के रिचुअल्स होने चाहिए, क्या बिलीव्स, जैसे ऊपर हमने कन्यादान का कॉन्सेप्ट देखा, ये सारे नॉर्म्स धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र और मनुस्मृति में लिखे गए और कंपाइल किए गए हैं। टेक्स्ट जो हम देखते हैं ये धर्मसूत्र, शास्त्र या मनुस्मृति में, तो ये 8 टाइप ऑफ मैरिजेस बताते हैं। इसमें से 4 मैरिजेस को गुड बताया गया है और बाकी 4 मैरिजेस को कंडेम किया गया है। ब्राह्मणिकल नॉर्म्स ने उन 4 मैरिजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो वो 4 मैरिजेस को ये लोग कंडेम कर रहे हैं वो कोई फॉलो नहीं करता, वो होती थी फॉलो, बट उनको ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के हिसाब से सही नहीं माना जाता था। अब गोत्र की अगर हम बात करें तो एक ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस है कि टर्म एज गोत्र,
गोत्र क्या होता है? एक वैदिक शीर, एक नेम होता है। आप किस गोत्र से बिलोंग करते हो, मतलब आप उस वैदिक शीर के डिसेंडेंट हो, आप उनके आगे, मतलब वो आपके पूर्वज हैं, तो ऐसे करके गोत्र नेम दिया जाता है। तो गोत्र के 2 रूल्स हैं पर्टिकुलरली जो वुमेन को मानने होते हैं कि वुमेन वर एक्सपेक्टेड कि जब वो उनकी शादी होती है तो उनके अपने फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का, जिनसे उसकी शादी हुई है, उस गोत्र को उनको अडेप्ट करना पड़ेगा और अब वो वाले गोत्र की वो जानी जाएंगी। और एक ही जो गोत्र के लोग हैं वो शादी नहीं कर सकते बिकॉज वो उनके डिसेंडेंट्स हैं, मतलब आप उन्हीं के बच्चे हो, एक तरीके से फोर फादर्स हो, तो ये मान रहे हैं कि आप तो ब्रदर सिस्टर्स हो गए, तो इसीलिए एक गोत्र में शादी वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था। सम ऑफ द सतवाहना रूलर्स जो थे वो पॉलीगेनस इस चीज को मानते थे, मतलब कि क्वीन हु मैरिड सतवाहना इंडिकेटेड मेनी ऑफ देम वो अपने फादर का गोत्र ही रखती थी, शादी के बाद भी उन्होंने अपने फादर के गोत्र को नहीं छोड़ा। एक और चीज हमें क्वीन की देखने को मिलती है जो सेम गोत्र की होती थी, ऑपोजिट टू आइडियल ऑफ एक्सोगेमी रिकमेंडेड इन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की, मतलब एक ही गोत्र की जो क्वींस हैं वो एक किंग से शादी कर रही हैं, मीन्स सेम गोत्र की क्वींस बट दे आर मैरिंग टू अ किंग। ये वाली चीज भी हमें देखने को मिलती है। ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस जो एंडोगेमी और मैरिज विद इन द किन होती थी वो प्रेवलेंट कुछ साउथ इंडियन कम्युनिटीज में थी कि वो अपने ही किन फ्लॉक्स में ही शादी कर दिया करते थे। सतवाहना ऑल्सो हैड रिलेशन विद शाकास हु कंसिडर्ड एज आउटकास्ट्स, उनको आउटकास्ट माना जाता था बट फिर भी माना जाता है कि सतवाहना ने उनके साथ मैरिज रिलेशंस बनाए थे। तो वर मदर्स इंपॉर्टेंट इन अर्ली सोसाइटीज, तो इसमें हम सतवाहना के रूलर्स का एग्जाम्पल देते हैं जो कि मेट्रोनोमिक्स अपने आप को मदर के नेम से डिराइव करते थे। जनरली किंग्स जो होते थे वो अपने फादर के नेम से डिराइव करते थे, बट सतवाहना रूलर्स मदर के नेम से डिराइव करते थे। और जो सतवाहनास थे चाहे वो मदर को इम्पोर्टेंस देते थे, बट उनकी जो सक्सेशन होती थी कि अब फादर की डेथ के बाद कौन पावर में आएगा, तो वो सक्सेशन पैट्रिलिनियली थी, मतलब उसके बाद उनका सन ही आएगा। चाहे वो मदर का नेम ले रहे थे बट पैट्रिलिनी वो भी फॉलो कर रहे थे। अगर हम कास्ट डिफरेंसेस की बात करें तो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में जैसे मैरिज के बारे में लिखा गया है, ठीक उसी तरह ऑक्यूपेशन के बारे में भी लिखा गया है कि जो 4 कैटेगरीज या वर्णास हैं उन्हें क्या करना होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हें क्या क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं, वो सब इसमें मेंशन किया जाता है। जैसे ब्राह्मण्स की बात करें तो इनको माना जाता है कि इनको स्टडी और औरों को पढ़ाना चाहिए वेद में जो भी लिखा है, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने चाहिए और गिफ्ट्स देने चाहिए और रिसीव करने चाहिए। जो क्षत्रिय है उसको लड़ाई लड़नी चाहिए, वॉर, अपनी प्रजा को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और जस्टिस करना चाहिए, न्याय करना चाहिए। उनको भी वेद को पढ़ना चाहिए और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाने चाहिए ब्राह्मण्स के थ्रू और गिफ्ट्स देने चाहिए। वैश्य जो है इनको एग्रीकल्चर, जो खेती, पैस्चरलिज्म, जो ये कैटल्स वगैरह को पालना और ट्रेड करना, ये सब इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। और जो शूद्रास थे ये एक ऐसी क्लास थी जो इन तीनों को सर्व करेगी, ये चीज हायर वर्णास को ये उस धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में मेंशन किया गया था। ये जो राइट ऑक्यूपेशन का नॉर्म था इसमें ब्राह्मण्स ये कहते थे कि ये डिवाइन है, मीन्स ये बाय बर्थ है और ये डिवाइन चीज है। सेकेंड, ये किंग को एडवाइस करते थे और इंश्योर करते थे कि उनके राज्य में ये जो ऑक्यूपेशन और जो चीजें उन्होंने लिखी हैं उनको पालन किया जाए। थर्ड, ये लोगों को परसुएट करते थे कि जो उनका स्टेटस है 4 वर्णा में वो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ है, तो अब वो चीज बदल नहीं सकती, वो बर्थ के बेस पे है। और वो रीइंफोर्स करते थे जो महाभारत और टेक्स्ट्स में जो चीजें लिखी गई थी उन बातों को बार बार दोहरा के उन्हें फॉलो करवाया करते थे। जो नॉन क्षत्रिय, अब एज पर द रूल्स ऑफ ब्राह्मण्स ओनली क्षत्रिय ही किंग बन सकता है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य किंग नहीं बन सकता। बट हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती हैं, जैसे कि धर्मशास्त्र में लिखा है, मैंने आपको बताया। बट अगर हम मौर्यस की बात करें तो
इन्होंने बहुत लार्ज एम्पायर में रूल किया, बट ये हमेशा डिबेट किया जाता है। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स ये कहते हैं कि जो मौर्यास हैं ये लो कास्ट ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, मींस दे वर नॉट क्षत्रिय, बट स्टिल मौर्य एम्पायर को आप डिनाई नहीं कर सकते जितना बड़ा और वास्ट उन्होंने किया। इसी तरीके से शुंगास और कुनवास की भी अगर हम बात करें, जो मौर्यास के जब मौर्य डायनेस्टी वीक पड़ गई और उसके बाद ये लोग पावर में आए, तो ये भी क्षत्रिय नहीं थे, ये भी ब्राह्मण थे। तो इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पावर ओपन टू वन हु मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज वर रियली डिपेंडेंट ऑन द बर्थ एज क्षत्रिय। बाय बर्थ क्षत्रिय नहीं थे। शाकास जो सेंट्रल एशिया में रूल कर रहे थे, उनको तो मलीचास बारबेरियन, मतलब ये तो शूद्र से भी नीचे मलीचास माना जाता था, बारबेरियन माना जाता था, आउटसाइडर्स माना जाता था इनको, इन्होंने रूल किया। और फिर सतवाहना डायनेस्टी भी माना जाता है कि ये भी ब्राह्मण थे। इवन जो सीबीएसई का क्लास 12 का सैंपल पेपर आया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, हमें आइडेंटिफाई करना था वो रूलर जो ब्राह्मण था पर उसने ये क्लेम किया था कि वो क्षत्रिय की प्राइड को डिस्ट्रॉय करेगा, उनके मान को तोड़ देगा। तो वो थे गौतमीपुत्र सीरी सतकर्णी, और जो सतवाहना है ये भी ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे। तो ये 4-5 एक्सेप्शनल केसेस हैं। इसमें आपको मौर्य और सतवाहना डायनेस्टी तो जरूर मेंशन करना है अगर आता है कि क्या हमेशा क्षत्रिय ही किंग्स होते थे। अब जाति एंड सोशल मोबिलिटी, ब्राह्मणिकल थ्योरी जैसे जाति है से वर्ण सिस्टम में 4 हैं, ऐसे ही ब्राह्मण मानते थे कि जाति भी वर्ण की तरह बाय बर्थ होती है। वैसे वर्ण का सिस्टम 4 थे, ये फिक्स था, जाति का कोई फिक्स नंबर नहीं था। ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज ने नए ग्रुप्स एनकाउंटर किए जैसे निषाद्स। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो इसमें हमें एकलव्य की स्टोरी भी देखने को मिलती है जो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के लिए आए थे। और लाइक निषाद्स ये फॉरेस्ट में रहते थे और वांटेड टू असाइन अ नेम ऑफ ऑक्यूपेशन, जैसे जो सुनहार हैं सारे, अब वो अपने आप की एज पर द वर्क जो वो काम कर रहे हैं सुनहार का, वो जो सारे सुनहार हैं वो अपने आप को मिल के अपने प्रोफेशन के बेस पे कि हम सब सुनहार है, ये हमारा काम है, तो वो एक जाति क्लासिफाई कर देते थे उसको। जाति का मतलब ये था कि वो लोग जो कॉमन ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है, सारे सुनहार हैं, लोहार हैं, वो एक ऑक्यूपेशन वाले, उनको यहाँ पर श्रीन्स और गिल्ड्स, अपनी खुद की कम्युनिटी एक ग्रुप बना लिया उन्होंने और उसको वो जाति है वो उनकी। वन इंटरेस्टिंग एक हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है मध्य प्रदेश में जो कि ऐसे सिल्क वीवर्स की बताता है कहानी जो गुजरात में रहते थे, फिर बाद में वो मध्य प्रदेश आए और वो दशापुरा, तो ये उनकी जाति का नाम था, ये जो उनकी कम्युनिटी है, गिल्ड है, जो उनका ग्रुप है, उसका ये नाम है। तो हमें सोशल प्रोसेसेस और उस टाइम की इनसाइट ऑफ नेचर पता चलता है इंस्क्रिप्शंस जो हमें ये लिखी हुई चीजें मिलती हैं। अब इन 4 वर्णा से आगे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे, जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे, उनको मलीचास बोला जाता था और आउटकास्ट, इनको नीचे देखा जाता था, लुक डाउन। और हायर वर्ण पीपल और जो ड्वेलर्स होते थे ये भी आउटकास्ट माने जाते थे। अब अगर आप एकलव्य की स्टोरी देखोगे जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर थे, वो भी धनुष बाण की आर्चरी की शिक्षा लेना चाहते थे द्रोणाचार्य से, तो वो भी एक फॉरेस्टर थे। तो वो 4 वर्णास हैं उसमें वो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, तो ही वाज फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक उसी तरीके से भीम जब फॉरेस्ट में जा रहे थे तो जो पांडव में से 5 ब्रदर्स थे, वो उनमें से एक ब्रदर थे भीम, तो उन्होंने हिडिंबा से शादी की थी जो कि माना जाता है एक राक्षसी थी, जो एक, और उन्होंने एक बच्चे को भी जन्म दिया था जिसका नाम घटोत्कच था। तो शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम फॉरेस्ट। तो इन लोगों को दूसरी कास्ट का माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके रिलेशंस नहीं थे, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर से दिखाया जा रहा है। लोअर वर्नास और कॉन्फ्लिक्ट विद हायर वर्ना, वर्नास के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रही है। ब्राह्मण जो हैं वो कुछ लोगों को आउटसाइड द सिस्टम मानते हैं, जैसे अनटचेबल्स उनको माना जाता है,
कुछ ऐसे हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको प्योर माना जाता है और माना जाता था कि अनटचेबल्स या शूद्रा से फूड लेना भी गलत है, पॉल्यूटिंग माना जाता था। इन लोगों का काम होता था डेड बॉडीज को हैंडल करना और इनका टच भी पॉल्यूटिंग रिगार्ड किया जाता था। मनुस्मृति में चंडाल्स, जो कि अनटचेबल्स में भी काफी नीची कैटेगरी मानी जाती थी, उनकी भी ड्यूटी स्टेट की गई थी कि इनको विलेज के बाहर रहना पड़ेगा, दूसरे लोगों के डिस्कार्ड किए हुए बर्तन उनको यूज करने पड़ेंगे, जो जिनकी डेथ हो गई है उनके कपड़े इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ये सिर्फ लोहे के बने हुए जो ऑर्नामेंट्स हैं वही पहन सकते हैं। ये विलेज में रात में वॉक नहीं कर सकते और जिनके भी कोई रिलेटिव्स नहीं है उनकी डेड बॉडीज को इनको डिस्पोज करना पड़ेगा, उनके जो भी रिचुअल्स हैं वो सब इनको करने पड़ेंगे। तो एग्जीक्यूटर्स के तौर से इनको सर्व करना होता था। एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फा ज़ियांग और चाइनीज पिलग्रिम ज़ैंग, इन्होंने भी ऑब्जर्व किया और लिखा है अनटचेबल्स के बारे में कि ये लोग क्लैपर्स लेके चला करते थे ताकि दूर से ही लोगों को पता चल जाए कि ये आ रहे हैं। एक चाइनीज पिलग्रिम ने भी ऑब्जर्व किया और इनको स्कैवेंजर्स की तरह कहा कि इन लोगों को तो सिटी से बाहर रहने को मजबूर किया जाता है। अब जब हम रिसोर्सेज और स्टेटस की बात करते हैं तो जेंडर, तो मनुस्मृति, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में पैटर्नल एस्टेट को मेंशन किया गया है कि फादर की डेथ के बाद सन को मिलेगा और सबसे ज्यादा शेयर सबसे बड़े बेटे को मिलेगा। वुमेन, चाहे वो वाइफ है, बेटी है, बहन है, उन्हें कोई भी रिसोर्स की एक्सेस नहीं थी और वो क्लेम भी नहीं कर सकती थी। सिर्फ एक वुमेन का जो स्त्री धन होता था, वुमेन्स वेल्थ, उस पे वुमेन का क्लेम होता था। वो अपने बच्चों को अपनी मर्जी से वो दे सकती थी, इस पे उनका खुद का राइट होता था। इसमें उनको फैमिली में हस्बैंड की परमिशन नहीं चाहिए थी। वेल्थ ऑफ वुमेन, जैसे वटक का वाइफ जो कि प्रभावती गुप्ता थी, वो लैंड होल्ड करती थी, बट हमें ये सिर्फ कुछ अपर कास्ट क्लास में दिखता है, बट हमें ऑर्डिनरी लोगों में नहीं दिखता कि कोई वुमेन इतना ज़्यादा लैंड होल्ड करती होगी और लैंड ग्रांट्स भी देती होगी। अगर हम प्रॉपर्टी की एक्सेस की बात करें तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में रेगुलेटिंग एक्सेस दी गई है वर्ण बेस पे। तो जो फर्स्ट 3 वर्णास हैं वही मेन को ऑक्यूपेशन में, बाकी शूद्रास को तो सर्व करना होता था। वेल्दीएस्ट मैन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड पुअरेस्ट मैन वुड बी शूद्र। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिकॉग्नाइज करते हैं इन सोसाइटीज, इन जो डिफरेंसेस को, अब वो लिखे गए हैं बुक्स में, बट ये जरूरी नहीं है कि एज अ नेचर और इनफ्लेक्सिबल इनको रिगार्ड किया जाता सोसाइटी में। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उन्होंने इनको बिल्कुल भी डिसरिगार्ड किया कि ये नेचुरल है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उन्होंने, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने रिजेक्ट किया कि ये बाय बर्थ है, जो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्लेम करते थे, उस बात को रिजेक्ट किया बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने। एक जो हम तमिल्स की बात करें तो एंशिएंट तमिल में men were generous and respected। तमिलनाडु में हमें चीफ डोम्स देखने को मिलते हैं। पैट्रन्स, पोएट्स जो कि प्रेज में किंग की गाया करते थे। पोएम्स हमें तमिल संगम जो कि सोर्स है वहाँ से देखने को मिलती हैं, और हमें पता चलता है कि रिच और पुअर में डिफरेंसेस वहाँ पे भी थे और रिसोर्सेज के बेस पे थे। जितने रिसोर्सेज जो होल्ड करता है उसके बेस पे रिच और पुअर होता था। अगर हम सोशल डिफरेंसेस की बुद्धिस्ट थ्योरी में बात करें तो जो सोशल इनइक्वालिटीज की बात की गई है उसमें सूत पिटक ओरिजिनली वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स बहुत पीसफुली, शांति से रहते थे बाय नेचर, और सिर्फ खाना खा के अपना जो भी उन्हें खाना चाहिए होता था उससे वो अपनी लाइफ बसर करते थे। ग्रेजुअली ह्यूमंस ग्रीडी होने लग गए और लीडर्स बनने लग गए जो स्ट्रांग लोग होते थे। लीडर ये इंश्योर करता था कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे और कोई भी क्राइम हो तो उसको सजा मिले, और सब चीज़ों का ध्यान रखा करता था। फॉर हिज सर्विस प्रपोर्शन ऑफ राइज उसको प्रोवाइड किया जाता था। द लीडर जिसको चूज किया जाता था उसको महासम्मता बोला जाता था। तो जो किनशिप होती थी बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस, फिर टैक्सेस आने लग गए फॉर्म ऑफ पेमेंट जो किंग को दी जाती थी, और एक इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन रिवील हुआ, यहाँ से शुरू हुआ।
अगर हम महाभारत की लैंग्वेज की बात करें तो ओरिजिनली माना जाता है कि जो ओरिजिनल वर्जन है महाभारत का वो संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन हमें और अलग अलग रीजन की भाषाओं में भी महाभारत लिखी हुई मिलती है। संस्कृत का जो वर्जन है महाभारत का वो बहुत सिंपल है देन जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है। तो बहुत सारे वर्जन हैं, तो कुछ सिंपल हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर हम कंटेंट की बात करें जो हिस्टोरियंस क्लासिफाई करते हैं महाभारत का, तो वो दो ब्रॉड हेड्स में, एक नैरेटिव और एक डिक्टेटिव, दो पार्ट्स में करते हैं। द सेक्शन जिसमें स्टोरीज दी गई हैं वो नैरेटिव है, और जिसमें सोशल नॉर्म्स, क्या मान्यताएं मानी जाती थी नहीं मानी जाती थी, उसको डायडैक्टिक कहा जाता है। डिवीजन वाटर टाइट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पे जो स्टोरी है वो डिडैक्टिक सेक्शन में चली जाए, और कोई ऐसा जो सोशल मैसेज जो वो सोसाइटी को देना चाहते हैं वो नैरेटिव सेक्शन में चला जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑथर्स की बात करें तो ओरिजिनल स्टोरी जो है ये माना जाता है कि जब लड़ाई में, युद्ध में जो चैरियट बार्ड्स जाया करते थे, जिनको सुतास कहा जाता था, जब लड़ाई होती है तो राजा के साथ उसके आगे एक चैरियट होता है, जैसे अर्जुन के चैरियट कृष्ण जी बने थे, तो वो वॉरियर को एकम्पनी करते हैं लड़ाई के, युद्ध के मैदान में। तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा होता है पूरा युद्ध, और वो वापस आके लोगों को वो पूरी आंखों देखी बात बताया करते थे। तो ये ओरली होता था, तो इनिशियली माना जाता है कि जो ये पूरा युद्ध हुआ ये ओरली पोएम्स के तौर से, कहानियों के तौर से उन चैरियट बार्ड्स ने, उन जो उनके सारथी होते थे, उन्होंने बताया। 5th सेंचुरी से ब्राह्मण्स ने स्टोरीज को ये कमिट किया कि उन्होंने लिखना शुरू किया। अभी तक ये ओरल था, अब इन्होंने इसको राइट करना शुरू किया एट द टाइम जब पुरु और पंचाल महाजनपदास थे, और जिनके आसपास ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती थी, और बेसिकली उनके किंगडम के ऊपर। 200 सेंचुरी बीसी से लेके 200 कॉमन एरा तक अगर हम देखें, वर्शिप ऑफ विष्णु वाज ग्रोइंग, और इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्णा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है महाभारत के, और उन्हें माना जाता है वो एक इनकारनेशन, अवतार हैं विष्णु जी का। तो विष्णु जी के अलग अलग अवतार हैं, जैसे राम जी भी विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं। तो जब महाभारत की बात होती है तो कृष्ण जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। अगर हम 200 से 400 कॉमन एरा की बात करें तो डिडैक्टेड सेक्शन जो मनुस्मृति में है वो ऐड किया गया, जो सोशल मान्यताएं हैं, नॉर्म्स हैं, वो सारा सेक्शन उसमें ऐड किया गया था। इन एडिशन इनिशियली 10,000 से भी कम छंद थे, पर धीरे धीरे वो 1 लाख तक बढ़ गए। इनॉर्मस ये जो कॉम्पोजिशन है, ट्रेडिशनली माना जाता है कि एक सेज थे नेम व्यासा, वेद व्यास जी, उन्होंने ये लिखा था, बट ओरिजिनली ओरली ये वहां से शुरू हुआ था। सर्च ऑफ कन्वर्जेंस फाइंडिंग हिस्टोरिकल ट्रुथ। अब बीबी लाल एक एक्सकेवेशन जब हुआ 1951 से 52, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे बीबी लाल, इन्होंने हस्तिनापुर, जिसका जिक्र आता है महाभारत में भी, उन्होंने मेरठ में जो हस्तिनापुर था इसको एक्सकेवेट किया। अब हम ये श्योर नहीं है कि हस्तिनापुर वही है जो उस कहानी में दिया गया है, या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि इसका नाम भी हस्तिनापुर है और उसका नाम भी हस्तिनापुर था। तो 5 लेवल्स हस्तिनापुर में उनको देखने को मिलते हैं। जब बीबी लाल ने वहां पे देखा तो 3rd और 2nd इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने नोट किया कि जो 2nd फेज है उसमें घरों के बारे में उन्होंने लिखा कि कोई डेफिनेट प्लान नहीं है, वॉल्स मिलती हैं जो मिट्टी और ब्रिक्स से बनाई गई हैं, मड प्लास्टर देखने को मिलता है, हाउस हैड रीड वॉल्स, प्लास्टर्ड वॉल्स थी, ये माना जाता है। 3rd फेज जो है वो कह रहे हैं कि हाउसेस प्रॉपरली मड ब्रिक्स और एज वेल एज बर्न्ट ब्रिक्स से बने हुए हैं। सोप जार्स और ड्रेन्स, जो नीचे हाउसेस के नीचे ड्रेनेज है वो भी देखने को मिलता है। टेराकोटा रिंग वेल्स मिलते हैं, जो माना जाता है कि ड्रेनेज पिट और वेल्स की तरह यूज किए जा सकते होंगे। जब हम महाभारत में एक जो इंटरेस्टिंग फैक्टर देखते हैं वो है द्रौपदी की मैरिज, पॉलीएंड्री, जिसमें एक वाइफ के 5 हस्बैंड थे। प्रेजेंट डे हिस्टोरियन सजेस्ट
कि पॉलीएंड्री मे बी प्रेवलेंट इन सम ऑफ द रूलिंग पॉइंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अनदर फैक्ट जो पॉलीएंड्री के बारे में बताया जाता है कि वो डिसफेवर हुआ ब्राह्मण्स में, जिन्होंने बाद में इस टेक्स्ट को रीडेवलप किया और इस पे काम किया, तो ये बाद में पॉलीएंड्री डिसफेवर हो गया कि इसको सही नहीं माना जाने लग गया। सम हिस्टोरियंस ये भी नोट करते हैं कि पॉलीएंड्री हमें अनयूजुअल लगती है और अनडिजायरेबल ब्राह्मण्स के पॉइंट से, लेकिन ये हिमालय के कुछ रीजन्स में प्रेवलेंट हो सकती है। कुछ ये भी सजेस्ट करते हैं कि जब वॉर होता है या फिर अगर शॉर्ट एज ऑफ वुमेन है तो फिर वॉरफेयर के टाइम पे, पॉलीएंड्री का क्राइसिस के टाइम पे जब वुमेन कम है तो पॉलीएंड्री में भी सिस्टम की तरह फॉलो किया जाता हो। कुछ अर्ली सोर्सेज ये भी सजेस्ट करते हैं कि पॉलीएंड्री ये ना ही सिर्फ फॉर्म ऑफ मैरिज, बट वी नीड टू रिमेंबर अ क्रिएटिव लिटरेचर नरेटिव जो एक स्टोरी की फॉर्म में दिया गया। तो हमें हर चीज को लिटरली जो लिखा गया है वो नहीं लेना, बट कुछ एक फॉर्म ऑफ स्टोरी के लिए भी कुछ चीजें ऐड की गई होंगी। महाभारत इज अ डायनामिक टेक्स्ट। जब महाभारत, द ग्रोथ ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद संस्कृत वर्जन। वक्त के साथ सेंचुरीज में इसमें हर रीजन के हिसाब से लैंग्वेजेस में इसको बनाया गया, लोगों ने कम्युनिटी में इसको अपनी भाषा में लिखा है। महाभारत को काफी सारी स्टोरीज है जो उस रीजन के बेस पे, उस मान्यताओं के जो वहां के लोग मानते हैं वो भी उस एपिक में उन्होंने ऐड की हैं। लेकिन जो सेंट्रल स्टोरी है कि कजन्स की लड़ाई हुई थी कौरव पांडव की लैंड और पावर के लिए, वो सेम रहती है। जो महाभारत के एपिसोड्स हैं वो हम स्कल्पचर्स, जो मूर्तियां और पेंटिंग्स मिलती हैं उनसे भी हमें समझने में हेल्प मिलती है। हमें आर्ट, लोग प्ले परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं और अदर काइंड ऑफ नरेशन स्टोरीज बता के इस चीज में हमें महाभारत को एक्सप्लेन किया जाता है। तो महाभारत इसीलिए एक डायनामिक टेक्स्ट है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाई इज अ महाभारत डायनामिक टेक्स्ट, तो हियर इज योर आंसर। तो ये था, आई होप इसमें मैंने काफी सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 3। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये पीडीएफ की आप टेंशन मत लेना, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप ये वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसके एमसीक्यू की वीडियो भी है तो वो भी आप देख सकते हो हेल्प के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर लीजिएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब आपकी ड्यूटी है, बाकी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, उसमें मैं चैप्टर 4 के नोट्स डिस्कस करूंगी। और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का जो चैप्टर 4 है, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, इसका हम नोट्स डिस्कस करेंगे। एंड ये नोट्स आपको एक काइंड ऑफ ब्रीफ आइडिया देंगे अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा, और अगर आपने पढ़ लिया तो एक रिविजन के तौर से आपको हेल्प करेंगे। ये जो नोट्स है इस चैप्टर के, ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। और अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 4 क्लास 12th का। तो सबसे पहले जो टर्म्स हैं उसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो वैदिक संस्कृत, ये एक संस्कृत होती है जिसमें मंत्र और छंद, वर्सेस लिखे जाते हैं और उन्हें कंपोज किया जाता है, तो वैदिक संस्कृत। तीर्थंकर जो जैन रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैनिज्म, उनके जो ग्रेट टीचर्स हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। अगर हम स्तूपा का बात करें तो स्तूपा ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप। स्तूपा कह रही हूँ मैं, स्तूपा जो है ये एक सिंपल सेमी सर्कुलर मोल्ड होता है अर्थ का। इसको बाद में अंत खाने जाने लगा था क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप हो गया था। पहले
जो ये सेमी स्ट्रक्चर वाला हिस्सा है बस इसी को ही स्तूपा कह दिया जाता था। बट बाद में आसपास ये इंक्लोजर वॉल्स बन गई थी, ये एक हर्मिका बालकनी और फिर ये ऊपर एक छित्रा स्पायर इस तरीके का। देन जो सारे स्ट्रक्चर्स ये सब ऐड हुए बाद में, अदरवाइज पहले इसी को ही स्तूपा कह दिया जाता था। तो ये एक संस्कृत वर्ड, इसका मतलब है हीप। अब यहाँ से शुरू करते हैं पॉइंट्स। इन द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर आप 600 BCE से लेके 600 CE कॉमन एरा तक का देखेंगे तो हमें जो सोर्सेस हैं वो बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से देखने को मिलते हैं। इन टेक्स्ट के अलावा जो हमें एविडेंसेस सोर्सेज मिलते हैं जैसे टेम्पल्स, स्तूपास, मॉन्यूमेंट्स, ये भी हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम स्तूपास की बात करें तो एक रूलर्स ऑफ भोपाल थे शाहजहां बेगम और उनकी सक्सेसर, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने में। एक नया सेक्ट जो इमर्ज हुआ 6th सेंचुरी में इंडिया में वो था बौद्धिज्म और जैनिज्म, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इन्होंने ब्राह्मण्स के टेक्स्ट और उनकी जो फिलॉसफी थी उसको क्वेश्चन करना भी शुरू किया था। लॉर्ड महावीर उनको रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म माना जाता है और बुद्धिज्म के फाउंडर लॉर्ड बुद्धा को माना जाता है, गौतम बुद्धा को। जैनिज्म ने सिर्फ इंडिया में कंटिन्यू किया, लेकिन जो बौद्धिज्म था बुद्धा ने उनको अलग अलग कंट्रीज में भी स्प्रेड किया। अशोका एंड कनिष्का ये से रूलर्स थे जिन्होंने बुद्धिज्म की जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो फिलॉसफी और थॉट्स थी, उनसे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। तो उन्होंने भी बुद्धिज्म को डिस्टिंक्ट लैंड्स में, श्रीलंका और आगे आगे अलग अलग जगहों पे स्प्रेड करने की कोशिश की थी। जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों की ही बहुत रिच लेगेसी है। अगर हम इंडिया की बात करें इस टाइम फ्रेम में 600 BCE से लेके 600 CE में दो ब्राह्मणिकल सेक्ट थे, दो ग्रुप्स थे। एक वैष्णविज्म, जो वैष्णव जो विष्णु जी को और उनके अवतारों को जैसे कृष्ण जी, राम जी, उनकी पूजा करते हैं, और एक शैविज्म जो शिव जी, चाहे वो उनकी लिंग की फॉर्म में या फिर वो एज अ जो पर्सन की फॉर्म में उनकी पूजा करते हैं। तो ये दो सेक्ट थे, वैष्णविज्म और शैविज्म। इन द रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ हिस्ट्री अगर आप 600 BCE से लेके 600 CE की बात करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की, और इसके अलावा हमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस जो यहाँ पे ऐसे लिखी हुई चीज़ें भी हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। अगर हम अलग अलग रिलीजन्स की बात करें तो मिड 1st मिलेनियम में अगर हम बात करें तो ये टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि नए नए थिंकर्स इमर्ज हो रहे थे। जैसे कि अगर आप ईरान की बात करो, चाइना की बात करो, या फिर अगर आप ग्रीस में सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये नए थिंकर्स थे। और सिमिलरली अगर हम इंडिया की बात करें तो भगवान महावीर और गौतम बुद्धा, दे इमर्ज एज अ थिंकर्स जिन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया, और उन्होंने डीप क्वेश्चंस लाइक अबाउट लाइफ एंड उन्हें मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, हम क्यों हैं, ह्यूमन का रिलेशन इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे यूनिवर्स से, कॉस्मिक से क्या रिलेशन है। तो एक डीप लेवल के क्वेश्चंस अबाउट स्पिरिचुअलिटी, सोल, इन्होंने वो क्वेश्चंस पूछने शुरू किए और उनको आंसर करना शुरू किया। इससे पहले भी जब हम इन सारे थिंकर्स की बात कर रहे हैं, इनसे पहले भी प्री एग्जिस्ट ट्रेडिशंस, थॉट्स, रिलीजियस बिलीफ्स एग्जिस्ट करते थे। जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करें जो कि कंपाइल हुआ 1500 से 100 BC के बीच में, उसमें इन चीज़ों को मेंशन किया गया है। सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म किए जाते थे। जो घर का हेड, मुखिया होता था, वो इन सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करता था घर की सुख शांति के लिए, डोमेस्टिक वेल बीइंग के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए वो सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करते थे। अगर हम इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस की बात करें तो जैसे अश्वमेध, ये एक सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जाता था चीफ्स या किंग्स ये परफॉर्म करते थे, बट बाय द गाइडेंस और हेल्प ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट। जैसे कि चैप्टर 3 में भी हमने देखा था कि वर्ण में ब्राह्मण्स ने सबकी ड्यूटीज को डिवाइड कर रखा था कि ब्राह्मण्स क्या ड्यूटी करेंगे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण्स की ड्यूटी होती थी कि वो परफॉर्म करेंगे, और किंग्स की ड्यूटी होती थी कि वो यज्ञ या ये सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करवाएंगे। तो किंग्स करवाते थे, दे यूज्ड टू गिव मनी, दे यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स, एंड ब्राह्मण यूज्ड टू परफॉर्म देम। आइडियाज जो उपनिषद में हैं
वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट करते हैं अबाउट लाइफ, इसके लाइफ का, इस जिंदगी का मतलब क्या है, हमारी क्या डेथ के बाद लाइफ होती है या नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि रीबर्थ होता है, कुछ कहते हैं रीबर्थ नहीं होता है, हम गॉड में मिल जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अराइज होने लगे थे। डिस्कशंस और डिबेट्स होती थी, जो कि कुटकशाला एक जगह हुआ करती थी जहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते थे तो उस हट में दे यूज्ड टू स्टे, एंड वहाँ पे ऐसी डिस्कशंस हुआ करती थी। महावीर एंड बुद्धा दे वर आल्सो थिंकर्स, जिन्होंने वेदा पे क्वेश्चन किया और काफी सारी चीजों पर उन्होंने क्वेश्चन अराइज करना शुरू किया था। अगर हम महावीर के मैसेज की बात करें, द मैसेज ऑफ महावीरा, तो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म जो ये पूरा वर्ल्ड है ये एनिमेटेड है, मतलब चाहे पत्थर है, रॉक है, पानी है, सब में एक जिंदगी है और हमें किसी को भी इंजर नहीं करना चाहिए, स्पेशली लिविंग बीइंग्स को तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक सेंट्रल फिलॉसफी है अगर हम जैनिज्म की बात करें। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म लाइफ ऑफ बर्थ और रीबर्थ होता रहता है और हमारे कर्मा उसके थ्रू बनते रहते हैं, तो वो रीबर्थ में बिलीव करते हैं। टू फ्री वन सेल्फ इस साइकिल ऑफ कर्मा से, जो हम कर्म करते रहते हैं, एस्केटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड। जो उन लोगों को कुछ 5 वाव्स दी जाती थी, जो जैन, चाहे मंक्स, जो मेन बनते हैं उन्हें मंक्स और जो वुमेन बनती थी उन्हें नन्स, तो उन्हें कुछ ऐसी 5 वाव्स दिलवाई जाती थी जिसके थ्रू माना जाता था कि वो इस साइकिल ऑफ कर्म को ब्रेक कर सकते हैं। उसमें पहला था टू अब्सटेन, कि डिसाइड करेंगे कि किसी को मारेंगे नहीं, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ चुराएंगे नहीं, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, शादी नहीं करेंगे, सेलिबेसी का फॉलो करेंगे और कोई प्रॉपर्टी नहीं प्रोजेस करेंगे। या तो वो ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं या वो अपनी फैमिली को दे सकते हैं, बट वो खुद के लिए प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे। जैनिज्म काफी सारे हिस्सों में इंडिया के स्प्रेड हुआ। जो जैन स्कॉलर्स थे उन्होंने काफी सारी वेल्थ ऑफ लिटरेचर, जैसे प्रकृत, संस्कृत और तमिल में उन्होंने अपने स्कॉलर्स ने लिखी हैं चीजें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिनसे हमें जैनिज्म के बारे में और ज्यादा डीपली पता चलता है। अगर हम बुद्धा की बात करें, द एनलाइटेंड सोल, तो गौतम बुद्धा के अगर हम, उन्होंने इन्फ्लुएंशियल टीचर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक स्प्रेड किया। अगर हम गौतम महाबुद्धा की बात करें, गौतम बुद्धा की लाइफ की, तो उनको सिद्धार्था बोला जाता था। वो सन थे एक साक्या क्लैन के जो चीफ थे, ये उनके बेटे थे। पहले तो हमने काफी सारी बचपन में स्टोरीज भी सुनी कैसे उनके फादर ने कोशिश की कि उनको वर्ल्ड की किसी भी चीज के बारे में पता ना चले, पर जब बाद में उन्होंने एक ओल्ड मैन को, एक सिक मैन को जो बीमार है, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक डेड बॉडी, एक कॉर्प्स को जाते हुए देखा, तो उनको दुनिया की चीजों को रियलाइज हुआ एंड उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। तो इसीलिए उन्होंने अपने पैलेस को छोड़ दिया और वो इस सच को, ट्रुथ को जानने के लिए निकल पड़े। उन्हें जब एनलाइटमेंट मिली तो वो बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे, जिसका मतलब होता है एनलाइटेंड वन। उन्होंने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ उन्होंने धामा, जो कि पाथ ऑफ राइटियस लिविंग है, उसको स्प्रेड करने में उन्होंने लगा दिया। जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं वो है वर्ल्ड इज ट्रांजिट और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है वर्ल्ड, इट इज ऑल्सो सोललेस। अब अगर हम ट्रांजिट वर्ल्ड की बात करें तो कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत दुख है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस में ही दुख है। तो इसीलिए वो ये बुद्धा एम्फसाइज करते हैं कि हमें राइटियस एक्शंस लेने चाहिए, साइकिल ऑफ रीबर्थ और सेल्फ रियलाइजेशन और निभाना। हमें जो ये रीबर्थ की साइकिल है ना, बार बार जन्म और पुनर्जन्म लेना, हमें उसको ब्रेक करना चाहिए और सेल्फ रियलाइजेशन और निभाना अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। जो बुद्धा के फॉलोअर्स होते थे, तो बुद्धा ने एक संघ को फाउंड किया था, उसको ऑर्गेनाइजेशन का कहते थे, जिसमें मंक्स जो टीचर्स बनते थे ऑफ धामा, वो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे, संघ के। ये लोग अंश में रहते थे एंड इनको भिक्षुस कहा जाता था। ये लोग भिक्षा लेते थे और उसी से अपनी लाइफ स्पेंड करते थे। लेटर वुमेन ऑल्सो इस संघ में एंटर होने लगी और वुमेन को भिक्षुनी कहा जाने लगा। तो भिक्षुस और भिक्षुनीज यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ संघा।
जो कि बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। बुद्धा की जो फॉस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, वो फर्स्ट वुमेन थी जो इनके बुद्धिज्म में वुमेन ने ज्वाइन किया एंड वो भिक्षुनी कहलाई थी। बुद्धा फॉलोअर्स जो थे वो किंग, वेल्दी मैन, गृहपति जिनके पास बहुत सारी जमीन है, वहां से लेके एक ऑर्डिनरी स्लेव जो वर्कर्स हैं, क्राफ्ट पर्सन है, मतलब अमीर से अमीर और गरीब से गरीब बुद्धा के फॉलोअर्स थे। बुद्धा ने अपील की थी पीपल को कि डिससेटिस्फाइड, जो भी अपने एग्जिस्टिंग रिलीजन से डिससेटिस्फाइड है या वो कंफ्यूज्ड है, or many of the people were dissatisfied with the practices and confused जो social changes होते हैं taking around them, तो उन्होंने अपील किया कि आप बुद्धिज्म में ज्वाइन कर सकते हो। स्कल्पचर ऑफ बुद्धा पीरियड, अगर हम एनलाइटेंड बुद्धा की बात करें तो डिफरेंट सिंबल से शो किया जाता है। तो कहीं पे आपकी बुक में भी ये बोधि ट्री को मेंशन किया गया है जो कि सिंबलाइज करता है बुद्धा की लाइफ को। एक एम्प्टी सीट दिखाई गई है जो कि ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बुद्धा मेडिटेट कर रहे हैं। स्तूपा रिप्रेजेंट करते हैं महापरिनिब्बाना। तो निर्वाणा एक ऐसी चीज है जो बुद्धा हमेशा एम्फसाइज करते थे कि हमें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। द व्हील ऑफ धर्मा, ये वो चीज है, व्हील जो है ये दिखाता है जो फर्स्ट समन जो बुद्धा ने दिया था, वो भी सारनाथ में। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि फर्स्ट समन कहाँ दिया था, तो वो व्हील ऑफ धर्मा वो दिखाता है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बोधि ट्री क्या इंडिकेट करता है, या व्हील ऑफ धर्मा, या एम्प्टी सीट, या स्तूपा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक शिला भंजिका, ये भी कहीं कहीं पे स्तूपा के आसपास जब हम देखते हैं तो स्कल्पचर हमें आर्ट दिखता है। ये एक सिंबल माना जाता है ऑस्पिशियस, और डेकोरेट करने के लिए स्तूपा को यूज किया जाता होगा। सम ऑफ द फाइनेस्ट डिपिक्शंस हमें एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज और कैटल्स भी स्तूपा में दिखती हैं। गजलक्ष्मी जो कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून माना जाता है और ऑल्सो फाउंड तो न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस ड्यूरिंग बुद्धा पीरियड। तो जो बुद्धा थे उन्होंने ह्यूमन बींग्स को रिगार्ड किया कि वो एनलाइटमेंट और निबाना के पाने के लिए एफर्ट्स करें, और बोधिसत्ता ये कॉन्सेप्ट था निबाना को अचीव करने का जो बाद में डेवलप हुआ। बुद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक हीनयान और एक महायान बुद्धिज्म। तो ये दो पार्ट थे, जैसे कि हमने देखा था कि वैष्णविज्म और शैविज्म दो डिविजन थे, ठीक उसी तरीके से बौद्धिज्म में भी हीनयान और महायान दो डिविजन्स थे। अगर हम वर्शिप की बात करें तो बॉन्ड बिटवीन डिवोटी एंड गॉड उसको विजुअलाइज किया जाता था थ्रू लव एंड डिवोशन ऑफ भक्ति। टेम्पल ऑफ हाउसेस में इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस बिल्ड किए जाते थे जिनको शिकारा या सेंट्रल श्रिंग कहा जाता था। जो टेम्पल्स की बात की जा रही है तो टेम्पल्स में एक सेंट्रल स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर होता था और शिकारा जो कि सेंट्रल श्रिंग के ऊपर शिकारा ऐसे शिकारा होता था। तो इस तरीके से टेल लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता था। ये टेम्पल की बात की जा रही है। ये इमर्जेंस ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म में ये एक पॉइंट था और ये सेकंड पॉइंट। वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ अर्ली टेम्पल्स वाज कि हॉलोड आउट रॉक से बड़े बड़े और आर्टिफिशियल केव्स बना के मंदिर बनाए गए हैं। अगर हम 19th सेंचुरी में एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन की बात करें तो यूरोपियन स्कॉलर्स ने जब बुद्धा का स्टैचू देखा एंड बोधिसत्तास का तो एविडेंटली उन्होंने इसको ग्रीक मॉडल से कनेक्ट किया, बट ये समझ नहीं पा रहे थे कि गॉड और गॉडेस विद मल्टीपल आर्म्स और हेड्स जो हमें यहाँ पे हमारे हिंदुइज्म में इनको मिले मल्टीपल हेड्स के साथ या मल्टीपल आर्म्स के साथ या फिर एनिमल और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन, तो वो इनको नहीं समझ पा रहे थे कि इनका क्या मतलब था। बट वो बुद्धा और बोधिसत्ता के जब स्कल्पचर मिले तो वो उसे कनेक्ट कर पाए थे। आर्ट हिस्टोरियंस ने इन स्कल्पचर्स के मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ पुराण्स, लेकिन ये इतना इजी टास्क नहीं है। मैनी रिचुअल्स और रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ओरल होती थी या प्रैक्टिस्ड बाय कम्युनिटी होती थी, कुछ चीज़ होती थी जो इंडिविजुअल नहीं कम्युनिटी साथ में मिलकर प्रैक्टिस करते थे, तो बहुत सी चीज़ें होती थी जो हमें शायद क्लियर नहीं हो पाई। अब हम स्तूपास की बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन करता है चैत्यास के बारे में। ये प्लेस थी जो कि एसोसिएटेड विद बुद्धाज लाइफ। जो स्तूपा है इसमें रिलिक्स जो बुद्धा
के जैसे हेयर हो गया या उनके पार्ट्स या फिर जो वो ऑब्जेक्ट्स यूज करते थे उनको सीक्रेट की तरह, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है और इंटायर स्तूपा उसके आसपास ही बनाया जाता है। तो वो एक एम्बलम होता है बुद्धा और बौद्धिज्म से रिलेटेड। अगर हम बौद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो अशोक वंदना, अशोका ने जो पोर्शंस ऑफ बुद्धाज रेलिक्स थे उनके बाद जब बुद्धा के जो रेलिक्स थे वो अशोका ने अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे। तो वहां पे स्तूपास बने। तो 2nd सेंचुरी में नंबर ऑफ स्तूपास बिल्ड करवाए गए थे और स्तूपास जो डोनेशंस जिन्होंने दिए, जिस राजा ने, जिस कम्युनिटी ने, जिन लोगों ने, भिखुज और भिखुनीज जो अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ देते थे तो कितनी बार वो यहाँ पे दान भी दे देते थे, तो वो सारों के नाम इन स्तूपास पे लिखे गए हैं। जो स्तूपा का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये अंधा, ये सेमी स्ट्रक्चर मोल्ड होता है जो अर्थ पे बनाया जाता है। फिर हर्मिका, ये एक बालकनी स्ट्रक्चर होता है ऑन द टॉप ऑफ अंधा। एंड यष्टि, ये एक लाइक मिस्ट होती है, मस्त, ये मिस्ट ऐसे आप देखोगे छतरी के तरीके से मिस्ट, ये छतरा अलग है बट ये यष्टि एक स्ट्रक्चर है जिसमें बनाया गया है और छतरी वो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर बनाया गया है। तो अर्ली स्तूपास ऑफ सांचीज जो थे वो प्लेन थे बट उनके जो गेटवे होते थे, जैसे ये गेटवेज हैं, वो बहुत रिचली कार्व्ड होते थे और 4 कार्डिनल पॉइंट्स, जैसे ये 1 पीछे यहाँ 4 पॉइंट्स पे इनको बनाया गया था। अगर हम सांची स्तूपा की बात करें तो ग्रेट सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है, ये बहुत वंडरफुल एंशिएंट बिल्डिंग है। 19th सेंचुरी में यूरोपियंस बहुत इंटरेस्टेड थे रिगार्डिंग सांची स्तूपा, तो काफी सारी चीजें वो यहाँ से ले जाना चाहते थे बट रूलर ऑफ भोपाल जो कि शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहान बेगम, इन्होंने काफी एफर्ट्स किए, मनी स्पेंड की ताकि सांची स्तूपा प्रिजर्व हो पाए और इन्हीं के एफर्ट्स थे कि सांची स्तूपा प्रिजर्व हुआ। इन्होंने जॉन मार्शल को इन्वेस्ट किया था, उन्होंने जो इनके वॉल्यूम्स लिखे थे सांची पे और उनके लिए भी मनी ये रूलर्स ऑफ भोपाल ने स्पेंड की थी। डिस्कवरी ऑफ सांची ने बुद्धिज्म को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया, लोगों को बुद्धिज्म समझने में ज्यादा हेल्प हुई और ये एक एग्जाम्पल है, एक सक्सेसफुल रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने और इसको काफी अच्छे से प्रिजर्व किया गया। बट मेजर थैंक्स रूलर ऑफ भोपाल को था। अमरावती जो कि 1854 में वॉल्टर एल्टन जो कि अमरावती आए और उन्होंने काफ़ी सारे स्कल्पचर्स के डिस्कवर करने के बाद वेस्टर्न गेटवे, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ से जो अलग अलग जगहों पे चली गई, वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके गार्डन्स में सज गई, तो अमरावती का स्तूपा प्रिजर्व नहीं हो पाया। ही कंक्लूडेड दैट स्कल्पचर ऑफ अमरावती वाज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट बुद्धा स्तूपा बट अनफॉर्चुनेटली अमरावती डिड नॉट सर्वाइव एज स्कल्पचर्स यहाँ से ले लिए गए थे, प्रिजर्व नहीं किए गए। जो भी बेस्ट चीज ब्रिटिशर्स को मिलती थी वो अपने लिए ले जाना चाहते थे, तो यहाँ के गेट वेज वगैरह सब कुछ वो ले गए यहाँ से। बट सांची स्तूपा प्रिजर्व हो गया, दैट टू विद द एफर्ट्स ऑफ रूलर्स, अदरवाइज वो भी प्रिजर्व ना हो पाता। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 4। इसके कुछ क्विक नोट्स, आई थिंक आपको ये हेल्प करेंगे। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन सीखने को मिली तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।